एमपीपीएससी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है इस सिंगल वीडियो के माध्यम से आपका क्लियर होने वाला है। इस वीडियो में लगभग आपको 15 से ज़्यादा एस्पिरेंट मिलने वाले हैं जिनके मन में अलग अलग क्वेश्चंस है, अलग अलग उनकी प्रॉब्लम्स है, वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाली है। चाहे आपके मन में भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन चल रहा हो, किसी भी प्रकार का डाउट चल रहा हो एमपीपीएससी को लेकर, तो वो इस सिंगल वीडियो को देखने के बाद पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। इसमें जो गाइड करने वाले हैं आपको डीएसपी नेहा प्रजापति, जिनका सिलेक्शन एमपीपीएससी 2023 में डीएसपी की पोस्ट पर हुआ है और एक्साइज इंस्पेक्टर है वो 2019 में ऑलरेडी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर एक वीडियो के पीछे। इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, या तो फिर आप दोनों को मिला के अपने हिसाब से कुछ बना दो। ये तो बेस्ट है। टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट कभी कभी होता है। अगर 10 मार्कर में कोई क्वेश्चन है, जैसे डेमोग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया है, या इकोनॉमिक्स में कोई डाटा का क्वेश्चन आ गया है, साइंस में जैसे कोई सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया जो टोटली फैक्चुअल है, उसको अगर कवर करने की कोशिश करो तो फिर 1-2 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन ये 2 मार्कर वाले रह जा रहे थे। मैम आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करें कि वीकली करें? डेली करनी चाहिए वैसे तो। एग्जाम के 1-2 दिन पहले और एग्जाम के दिन बिल्कुल ध्यान में रखना। किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी बारे में कोई टॉपिक डिस्कस मत करना। वो टॉपर्स बोलते हैं ना हमने 12 घंटे पढ़ा, 13 घंटे पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा नहीं पढ़ते, कभी 1-2 दिन, मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना। और अपने आप को ना डंप मानना है ना होशियार मानना है, कोई कुछ नहीं है हम, ठीक है। हम तो जो आ रहा है हम वो लगा रहे हैं, बस एक इंसान है। मैंने देखा पेपर, अब मुझे कैसे इसको अटेंड करना है। ओके। एग्जाम में मैंने एग्जाम की बात हो रही है ताकि अपना स्कोर जो है बड़े हो। नेगेटिव मार्किंग की यही स्ट्रेटजी है कि हम हमेशा इस चीज को लेकर चले। मैम और सिनॉप्सिस कैसे बनाए, कितनी बार उसको पढ़ें, उसके बाद सिनॉप्सिस बनाए, क्या करें समझ नहीं आ रहा। सब लोग आपको ना सफलता की कहानी बताएंगे, असफलता वाली कोई नहीं बताएगा। बताओ आप लोगों को, आप लोगों के लिए सब जो भी मन। मुझे लगता है सारी यूनिट कंप्लीट कर ली होगी। जी मैम ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं, कुछ एक आध रह गया थोड़ा सा, बाकी ऑलमोस्ट कर ही लिया सही। जिस यूनिट में दिक्कत हो रही है ना, और जिस यूनिट के क्वेश्चन अभी गलत हो रहे हैं, उसको थोड़ा एक बार और देख लेना, ठीक है ना। रिवीजन अभी 2 रिवीजन और ले सकते हो, तो कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3। छोटी यूनिट पे फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि वो कम चीज़ों में ज़्यादा आउटपुट दे रही है। जैसे यूनिट नंबर 10 हो गई, यूनिट नंबर 9 हो गई। आप लोग के कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कैसा? यूनिट फर्स्ट इसका सिलेबस इसका सिलेबस कैसे पढ़े? आपने पहले कहीं से पढ़ा है? अगर कहीं से पढ़ा है आपने तो आप वहीं से फॉलो करो, ठीक है। पूरा कवर कर रहा है तो। और अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है समस्या हो रही है तो आप लूसेंट ले लो, और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो उसमें सभी टॉपिक्स पढ़ना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं क्या? हाँ। परंपरा, भारतवर्ष, हाँ बिल्कुल पढ़ना जरूरी है। कोई भी पॉइंट मत छोड़ो, रिस्क मत लो। ये है कि मैम जैसे कि यूनिट फर्स्ट में जैसे मेडिवल है, जैसे इस लास्ट 2-3 साल से जिससे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा है, पर कहीं ना कहीं ये मन ये कहता है कि क्या पीएससी ने चेंज कर दिया तो उससे डाल दिए ज़्यादा, तो फिर वो सारे गलत हो जाए। नहीं, पढ़ के जाओ, छोड़ो नहीं। एक बार पढ़ के जाना, पढ़ के जाओ, छोड़ो नहीं। वो कॉन्फिडेंस की भी बात है, मैं बोल रही हूँ ना। हाँ। अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आपके मन में बार बार खटकेगा कि मेडिवल तो पढ़ा नहीं है, कहीं क्वेश्चन ना आ जाए, है ना। आप पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन भी नहीं लगेगा, 5-6-7 घंटे लगाओ और उसको एक बार रिवाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी अभी फ्री दे रहे हैं ना, जी सभी दे रहे हैं हाँ भाई, कि कोई नहीं दे रहा है, सब सभी दे रहे हैं। ये 27 का देंगी नहीं, 27 का। अभी बहुत फ्रेशर है। 27 को देंगे। एमपी को आप अच्छे से करके जाना, क्योंकि पिछले साल देखा गया है एमपी के बहुत अच्छे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इंटरनेशनल और नेशनल वाले ये भी आ रहे हैं, लेकिन एमपी को ज़्यादा फोकस करना। मतलब ये है कि एमपी को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे वो कोई भी यूनिट क्यों ना हो। याद नहीं हो पा रहा होगा, हाँ, है ना। थोड़ा करंट नहीं याद हो पाता है, मुझे पता है। तो इसके लिए काम करना कि स्पीडी वगैरह ये सब तो ले ही ली होगी, है ना। एक तो ये पढ़ना हो गया, बुक से पढ़ना हो गया। दूसरी बात ये है याद करने के लिए कि वीडियो कोई भी खोल लेना, ठीक है ना। वीडियो में कुछ लोग ना उसके बैक स्टोरी सुनाते हैं कि हमारा भारत ऐसा था तो इसमें इतनी रैंकिंग आई, है ना, इसकी इतनी रैंकिंग आई। तो वो स्टोरी हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। बस कॉपी और पेन लेकर बैठना, लिखते जाना, है ना। जो तुमने बनाया है कोई भी टॉपिक का, वो तुम बाद में रिवाइज कर सको। दिन में 1 घंटा 2 घंटा जो भी चाहो तुम लोग। बोर हो रहे हो, करंट अफेयर खोल लो, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ ये चल रहा है। और जो चीज़ ज़्यादा भूल रही है उसको ज़्यादा बार रिवीजन करना है, ठीक है। आप लोग रिवीजन के टाइम पे जैसे
नोट्स है ना, इसको टाइमर लगा लो, उंगली रख लो, कुछ भी, या फिर बोल के पढ़ लो, ठीक है। बोल के पढ़ने में ज़्यादा याद होता है। यस मैम। या तो वॉकिंग करके बोल के, साम दाम दंड भेद कोई भी अपनाओ, ठीक है ना। बोल के लिखना, चाहे सामने किसी को बैठाना पड़े, कैसे भी करके याद होना चाहिए, ठीक है। तो एक पन्ना पढ़ा, 5 मिनट लगा, इसके बाद पलटा देंगे अपन, ठीक है। पलटाते जाएंगे और लास्ट टाइम की रिवीजन में यही करना है ना, तुरंत तुरंत पलटाना है। उस टाइम पे 5 मिनट की जगह 1 मिनट लगा देना। क्या है कि हमारी जो क्षमता है ना, वो हम समझ नहीं पाते हैं कि हमारी क्षमता ये भी है कि हम 1 मिनट में ये सारा पढ़ लेंगे, पढ़ लेते हैं, लेकिन हम जानबूझ के उस पर अटके रहते हैं, है ना। तो अपनी क्षमता थोड़ा सा याद कर तो लेते हैं, पूरा हो भी जाता है, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मतलब हाँ कर लिया ये टॉपिक ऐसा। टेस्ट और लगा उसमें क्वेश्चन भी जैसे लगाते तो मतलब 10 लगाए तो 2 4 5 गलत हो गए तो मैम फिर ऐसा लगता है कि अभी नहीं किया टॉपिक, तो वापस उसी को खोल लेते हैं, वापस उसी को करने लग जाते हैं। अच्छा, ये 4 5 क्यों गलत हुए, मैम ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस नहीं आता ना। तो जिस सब्जेक्ट में कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा, मेरे ख्याल से मुझे सबका तो मैम सारे इजी लगते हैं, पर ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बस मतलब पढ़ने के बाद भी याद नहीं होता। नहीं, थोड़ा खुद का विश्वास बना के रखो, हाँ। है ना। और अगर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, फिर भी बिल्डअप नहीं हो रहा है, तो आप कॉपी बंद करो, खुद से ही लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। कि जो अभी मैंने पढ़ा वो उसमें मुझे कितना याद है ना। तो आप जब खुद का परफॉर्मेंस देखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ मैंने पढ़ा है। तो थोड़ा सा खुद को ही विश्वास दिलाने का प्रयास करो कि ये मैंने पढ़ा और ये हो जाएगा। या तो ग्रुप पे चर्चा कर सकते हो। भाई एमपीपीएससी को लेकर आपके मन में और भी कोई डाउट है और आप चाहते हैं टॉपर से बात हो जाए, तो हम एक मेंटरशिप लॉन्च किया है हमने। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में 3 डीएसपी आपको मिलने वाले हैं और एक एडी ऑफिसर। ये सब लोग आपको पर डे गाइड करने वाले हैं कि कैसे आपको प्री निकालना है, मेंस के लिए कैसे पढ़ना है। तो अभी तक ज्वाइन नहीं किया और ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज करें, यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और हमारी जो मेंटरशिप है इससे जोड़ दिया जाएगा। चलिए भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट समय पे अब जैसे कि टेस्ट लगाना है, कितना समय तक टेस्ट लगाना है, जैसे 10 तारीख तक या 20 तारीख तक, क्योंकि अब हम टेस्टों में आपको पता है हम क्वेश्चन कहीं से भी डाल देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माइंड में ये दे देते हैं कि अब ये भी पढ़ना है, ये टेस्ट में आया हुआ। तो लास्ट कब तक टेस्ट लगाना? 1 हफ्ते पहले तक लगा लो, इसके बाद सब बंद कर देना। कर देना। इसके बाद टेस्ट वेस्ट बंद कर देना, ज़्यादा उसमें मत पढ़ना। और टेस्ट लगाते समय इस चीज़ के चक्कर, नंबर के चक्कर में मत पढ़ना, जी ठीक है। मैम। नंबर कौन टॉप कर रहा है, कौन लास्ट में टॉप कर रहा है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना। और ये भी नहीं पढ़ना है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। क्या है कि वो परफॉर्मेंस अलग होती है, परफॉर्मेंस अलग होती है। कई बार क्लास के टॉपर का नहीं हो पाता है, वो तो इस मतलब बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि जो पेपर सेटअप है वो एमपीपीएससी का दूसरे हिसाब से है और कोचिंग्स वाले अलग दूसरे हिसाब से बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर वो अलग होता है। ये है कि गलत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एक्यूरेसी पे लाना है। सही को हमको बढ़ाना है, Yes, ma'am. ठीक है, गलत को घटाना है, ठीक है। ऐसे काउंट करें मैम, जैसे मैंने आज टेस्ट दिया, आज टेस्ट में मेरे 50 सही थे और 10 गलत थे, तो अगला टेस्ट लगाऊं तो 50 सही से ज़्यादा बढ़ना चाहिए और 10 गलत से कम होना चाहिए। एग्जैक्टली ये करना करना है। है। नेगेटिव मार्किंग की यही स्ट्रेटजी है कि हम हमेशा इस चीज़ को लेकर चले। अभी तो समय है, हाँ इसमें तो अभी अपना पूरा टेबल बना लेना, ठीक है, कि तुम्हारा ग्राफ सही वाला ऊपर बढ़े और नेगेटिव वाला नीचे आए। इतना तो कर ही सकते हैं अपने लिए, ये ऑब्वियसली कर सकते हैं, है ना। अगर इस चीज़ का सपना देखा है तो अपना ग्राफ जरूर बनाओ और अपने टेबल के सामने लगाओ कि मुझे इससे ऊपर जाना है। नंबर कम आए तो उसको बहुत ज़्यादा माइंड भी मत करना, कंपेयर नहीं करना है, माइंड नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ अलग होती है। बस अपने पे भरोसा रखो, 100% दो अपना, ईमानदारी से खुद से प्रॉमिस करो कि मैं जो पढ़ रही हूँ वो मैं ईमानदारी से पढ़ रही हूँ, बाकी परफॉर्मेंस जो भी हो अभी बाद में मैं कर लूँगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी ना कि अलग अलग कोचिंग अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस बनाती है। जैसे एसएमजे काफ़ी उनका लेवल हाई रहता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आपके मतलब आपने पढ़े नहीं होंगे, ऊपर से ना मिलेंगे नहीं आपको बहुत सारे क्वेश्चन। और कुछ कोचिंग से ऐसी है जो टेस्ट सीरीज जो आपने जो पढ़ा है वहाँ से आ जाएंगे, तो कभी पैनिक इसलिए हो जाते हैं कि यार ऐसी टेस्ट सीरीज लगा ली जहाँ पे क्वेश्चन पढ़े ही नहीं। तो एक मेन रीज़न ये भी देखा है, ये रहता है। अब मैं इसका क्या बताऊँ, मतलब मैं कोचिंग वालों को तो बोल नहीं सकती कि तुम लोग उसी हिसाब से सेट करो। वही मैम, क्या है कोचिंग वाले कहीं से भी क्वेश्चन उन्हें क्या क्वेश्चन बनाना है मैम। अब 1 यूनिट से 10 क्वेश्चन बनाना और 100 क्वेश्चन बनाना, तो कहीं से भी रख देते हैं, पता नहीं कुछ भी क्वेश्चन रख देते हैं। कोचिंग वालों का पेपर सेटर क्या कर रहा है उसमें मुझे नहीं पता
कि एग्जैक्टली वो क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। अब जैसे भैया ही टेस्ट मैं टेस्ट लगाता हूँ आपकी जो अपने ग्रुप में, अब वो पन्ना का जो कोचिंग उसका टेस्ट अच्छा बनाता है, बिल्कुल कोई वो नहीं है कि कहीं से भी पूछ रहा है, पर ऐसी और भी कोचिंग है जिसमें आप डाल रहे हो वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन लगाते हैं ना। अब एक मैंने लगाया था यूनिट 6 का, तो मैं तो घबरा गया उसमें, मतलब मेरे नंबर ही उसमें अलग ही जा रहे थे, क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे थे, क्वेश्चन समझ ऐसा लग रहा था कि ये यूनिट पढ़ी नहीं है, बल्कि यूनिट इतना पढ़ा है मैंने उसको 2-3 बार रिवाइज भी किया है, तो फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि पढ़े। ऐसी स्थिति में आप लोग थोड़ा एनालाइज कर लो कि प्रीवियस ईयर के जो 4-5 साल के हैं वो आप खुद देख कर जाओ, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ही उसमें अलग दे रहे हैं क्वेश्चन तो आप उसको थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हो। ये भी ऐसा भी कर सकते हैं जिससे अपन को लग रहा है कि भाई इससे अपन को डिमोटिवेशन मिल रहा है या फिर तो मिला उसको तो छोड़ छोड़ दो। दो। डिमोटिवेशन कहीं से नहीं लेना है। भले कोई सी भी लग रहा है कि नहीं यार ये अपने बस से बाहर है, या फिर अपन को लग रहा है कि इससे अपना जो है अपन जो पढ़ रहे हैं और अपन को लग रहा है कि अपने क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे, और जिससे बन रहे उससे लगा। ये सोचो ही मत कि आपकी जिस टेस्ट सीरीज से लगाए भले कोई सी भी उससे क्वेश्चन आ जाए, नहीं आए, नहीं क्वेश्चन आने का तो मैं सोचता नहीं हूँ, तो ऐसा है मैम कि वो पढ़े हो वो क्वेश्चन उससे बन जाए बस, तो थोड़ा आसपास हाँ मतलब अपने कॉन्फिडेंस की बात है। वही तो जहाँ ऐसी चीजें लग रही हो कि यहाँ से हमको डिमोटिवेशन मिल रहा है तो मत जाना उधर, थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि वो भी चीज़ मैटर करती है। आप लोग की तैयारी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है ना, और अब तो और मैटर करेगा। कहीं से क्वेश्चन नहीं आता है ना, इस भ्रम में मत रहना। सीरीज से कहीं से नहीं और कहीं से नहीं आता है, प्रीवियस ईयर से कहीं 10 साल पहले का एक पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी टॉपिक रिपीट होते हैं। टॉपिक रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट कभी कभी होता है। टॉपिक जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे आप पता ही होगा है ना, भीम बेटिका वाला रिपीट होता है कई बार, उसका कभी पूछ लिया कि खोजकर्ता कौन है, कभी पूछा कि कब खोजा है, मतलब ऐसे टॉपिक। नदियाँ वाला टॉपिक हर साल ही रिपीट हो रहा है, कोई नदी का उद्गम पूछ लेगा, कहीं पूछेगा इस नदी के किनारे कौन है ना, मतलब इस तरह जल प्रपात पूछ लेगा। तो ये टॉपिक रिपीट होते हैं, तो टॉपिक पे ध्यान देना और उस टॉपिक का पूरा पढ़ के जाना। और नया क्या हो रहा है अभी, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं और बाकी लोग और क्या कर रहे हैं, क्या उस पर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे काम अभी हो रहे हैं और लोग भी बहुत सारे बनाए गए हैं, है ना। इतने सारे लोग हैं, वो सब याद कर लेना कि लोग क्या कैसा किसमें बनाए गए हैं। मेंस का पूछ सकते हैं? हाँ पूछ। मैम मेंस का जैसे अभी ये इस बार संभावना है कि हो जाएगा, तो मैम मेंस का क्या रहेगा मैम? क्योंकि पेपर 4 थोड़ा सा छूट गया है मेरा, पेपर थोड़ा रह गया है पेपर 4, बाकी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ पेपर 4 रह गया थोड़ा सा। अच्छा तो ये प्री हो जाने दो, इसके बाद आप पेपर 4 मतलब 1-2 हफ्ते दे लेना जितना आपको। पेपर 4 का उद्यमिता वाला पार्ट नया है तो उसमें हो सकता है समय लगेगा 1 हफ्ते का या ज़्यादा लग सकता है। 1-2 हफ्ते दे लेना, उसको कंप्लीट करके नोट्स वगैरह बना के जैसा भी करना हो उसको साइड कर देना। इसके बाद फिर शुरू से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, और आंसर राइटिंग तो है, आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देना, ऐसा रहेगा। जो कंप्लीट नहीं है पहले उसको कंप्लीट कर लेना। वो आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ऐसा मत सोचो कि ये क्या सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि पता नहीं मेरा क्वेश्चन तो ऐसा है कि सब लोग को आता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम आ रही है इसमें, तो आप पूछ सकते हो, मतलब कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैंने भी तैयारी करी है, सारी चीज़ें से गुजरी हो। 6-7 लोगों की कोई दिक्कत नहीं, अपन को नहीं चाहिए। आप लोग आए वही काफी, नहीं अगर आप लोगों का ही प्री निकल गया तो हमारा आना यहाँ पे हो गया कि नहीं यार, नहीं तो मैं उतनी दूर से क्यों आती, हाँ। टाइम निकालने। ये भी इन्होंने भी मुझे वो तो अच्छा इन्होंने बताया आगे से मुझे कि अर्जुन मैं आई हूँ, अगर कुछ हो अपनी साइड से ताकि जो भी प्री होने वाला है हो जाए तो यार अच्छा रहेगा यार। मैम जैसे मतलब निरंतर नहीं रह पाते हैं मैम, जैसे 10-12 दिन में 2-3 दिन हो ही जाते हैं, तो मैम आप बिल्कुल निरंतर थे? नहीं ऐसा होता था, निरंतर नहीं रह पाते, लेकिन ये 1 महीने पहले तक होता है। मतलब जैसे एग्ज़ाम आने वाला है ना तब आप थोड़ा सा निरंतर हो ही जाते हो, क्योंकि थोड़ा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। पहले थोड़ा सा ऐसा रहता है कि यहाँ 3 दिन पढ़ा, 3 दिन थोड़ा सा कम मतलब डाउन हो जाता था, है ना, थोड़ा रिवीजन कमज़ोर हो जाता था। फिर उसको जब पता चला कि नहीं ये तो हमारा जिस हिसाब से हमने शेड्यूल बनाया था ये तो हम बहुत धीमे चल रहे हैं, फिर स्पीड बढ़ाई। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, है ना, सब तैयारी के दौरान सब फेस करते हैं। ऐसा कोई नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बिल्कुल 5 बजे ही उठना है, 5:05 हो गया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। मैम आप निबंध लेखन का थोड़ा बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आता उसको कैसे करें। निबंध लेखन का आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है, और छोटे छोटे मुद्दों पे आप अपने विचार लिखो पहले, ठीक है, कि आप उस चीज़ को एक्सप्रेस कर पा रही हैं नहीं कर पा रही हैं। जैसे आप MPPSC का कोई भी पेपर ले लीजिएगा मेंस का, है ना, कुछ विज्ञान पे आ रहा है, अंतरिक्ष पे आ रहा है, आप अपने विचार लिखना स्टार्ट करो। उस टॉपिक को पहले पढ़ लो, या तो पेपर वगैरह कहीं से एडिटोरियल उसका कंटेंट पढ़ लो ChatGPT से। फिर इसके बाद
जो तुम सोचती हो उसके बारे में और वो है क्या, उसको लिखना स्टार्ट करो, ठीक है ना। डेली बेसिस पे कर सकती है, एक दिन छोड़ के कर सकती हो, तो ये तुम्हारा इम्प्रूव होगा जो तुम कहना चाह रही हो, है ना। और क्या और हो सकता है वो, इसके बाद अगले स्टेप पे तुम क्या करना कि कोट वगैरह डालना स्टार्ट करना, और अगले स्टेप पे किसने क्या बोला है ना। कुछ वैज्ञानिक होते हैं, उनका कुछ कथन होता है, तो उसको कोट में अपने को डालना है, ठीक है। ये अलग इंप्रेशन देता है कि हम इनके अनुसार बोलना चाह रहे हैं, इन्होंने ये कहा था, तो वो एक अलग सा इंप्रेशन देता है, वो डालना स्टार्ट करना। और वैसे मैम निबंध स्टार्ट करें तो कोट से स्टार्ट करें या कहानी वहानी से भी स्टार्ट करें? ये अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि हर व्यक्ति का दिमाग अलग चलता है, कोई कहानी जल्दी बना लेता है, कोई कोट जिसको याद रहते हैं, है ना, और कोई हो सकता है कि कोई डाटा फैक्ट से स्टार्ट करता है। तो ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका दिमाग किस चीज़ पे कंफर्टेबल है, ठीक है। अगर कहानी वगैरह बना सकती है, कोट से स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा है ना। ये क्रिएटिविटी जितना करना चाहो ना, निबंध में बिल्कुल खुला मैदान है, इसमें कोई दिक्कत जो नहीं। सेलेक्टेड लोग रहते हैं वो ऐसे को यही रेफर करते हैं कि आप मतलब उसको स्टोरी टेलिंग के फॉर्म पे लिखो, बट हर टॉपिक पे तो हम उसको एज अ स्टोरी फॉर्मेट नहीं क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो कर फिर सकते उसके ना, मैं भी लिए नहीं कर पा रही थी। मैं कई बार स्टोरी लिखने का प्रयास की, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मैं स्टोरी में मेरा दिमाग चलता है। हर टॉपिक में स्टोरी फ्रेमिंग हो भी नहीं पाती है है। सही से। तो उसको आप छोड़ दो, रहने दो, स्टोरी हटाओ, आप कोई वैज्ञानिक लेकर आ जाओ, वैज्ञानिक लेकर आ जाओ, डाटा कभी फैक्ट कभी लेकर आ हमारे जाओ। माइंड में कुछ कोटेशन आते हैं, मतलब या तो वो कहीं हमने पढ़े होते हैं बट उसका जो ऑथर होता है वो नहीं आता, तो उस पर वो मेंशन करना चाहिए हमेशा। एक चीज मैं और बता रही हूँ, ये ऑथर वगैरह याद नहीं रहते। सोशियोलॉजी में जाओगे, अभी उद्यमिता पढ़ोगे, है ना, मेंस में, कोई नहीं याद रहता, बहुत सारे लोग हैं अंदर, 100 लोग हैं, हर टॉपिक में ही 4-5 लोग आ जा रहे हैं। तो इसमें अपन को रैंडम चीज याद रखनी है कि ये व्यक्ति अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी बातें करके गया है, तो इस व्यक्ति का नाम लिखा, इसके बाद कुछ भी फेमस चीज जो अपने हिसाब से वो तुम लिख सकते हो, ठीक है। उसमें कोई जांचने नहीं आ रहा है कि तुम्हारा कॉपी में फिर उधर सर्च करके देखेंगे किसने बोला था या नहीं तो बोला मैम था। अगर ऐसा कोई कभी जांच रैंडम नहीं। लिखा और वो गलत हो गया तो बहुत ज्यादा और वो नहीं करना है ना, कि बिल्कुल उनसे सही ही रिलेट करके। रिलेट ही करना है। जैसे सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी का ही पर्टिकुलर थिंकर उठाना, ठीक है ना। और जब तुम पढ़ लोगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें पता भी चलने लगेंगी कि इस व्यक्ति की थिंकिंग ऐसी थी, तो आसपास लिख सकते हैं, ठीक है। और जो हम लिखते हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है कि उसने जो एज इट इज बोल कर गया उसको एज इट इज लिखना है, नहीं, उसके भाव तो लिख रहे हैं ना हम, तो भाव पकड़ो, भाव लिख सकते हो, ठीक है। मैम वहाँ पे अपने से जैसे कोई सेंटेंस हमने बनाया ऐसे दोहा के फॉर्म में, या ऐसे कोई भी रिदमेटिक हमने सेंटेंस बनाया, तो उसको वहाँ पे लिख सकते हैं अपने दोहा से वगैरह बना नहीं के। लिख सकते, दोहा नहीं लिखते। दोहा नहीं लिख सकते आप अपने से, इसलिए क्योंकि दोहे वगैरह वैसे भी एज इट इज, कबीर ने क्या कहा है, रहीम ने क्या कहा है ना, तो वो एज इट इज है, उसको आप नहीं, जो लिखा हुआ है एज इट इज है उसको आप नहीं चेंज कर सकते। बाकी जो कह रहा है कुछ, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान जो है ऐसा है ना, मतलब कुछ भी अगर कोटेशन है तो उसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। मैम और सिनॉप्सिस कैसे बनाए, कितने बार उसको पढ़ें, उसके बाद सिनॉप्सिस बनाए, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। सिनॉप्सिस एक बार आप बुक से पढ़ो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, ठीक है। इसके बाद दोबारा नोट्स मेकिंग करो, नोट्स मेकिंग हो जाए जब आपकी वो वाली, है ना, मेन वाली, फिर इसके बाद उसके सिनॉप्सिस बना लेना। और मैम सिनॉप्सिस किस फॉर्मेट में बनाने पड़ते हैं, कीवर्ड्स लिखे उसके, कि कुछ डेफिनेशन टाइप की भी उसको रखें उसमें? बिल्कुल शॉर्ट में डेफिनेशन लिखनी है, 1 लाइन पे या 1.5 लाइन या 2 लाइन पे, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल शॉर्ट में, तुम्हें बस समझ में आ जाना चाहिए कि ये मैंने लिखा है, तो इसके आगे का जो वो होगा वर्णन है वो मैं कर लूँगी, ठीक है। कीवर्ड एकदम से लिखना है। अब जैसे मैम सोशियोलॉजी में इतने सारे समाजशास्त्री लोग हैं, तो मैम सबकी डेफिनेशन उसमें डालें कि 1-2 की डाल दें और फिर बस जो फेमस है केवल उनकी, ठीक है। बाकी नाम सबके याद रखना, कुछ लोग बहुत फेमस है, हर जगह ही आ जाते हैं, है ना, हेनरी फेयोल, और हर जगह ही मिलेंगे वो लोग तो। और कहीं कहीं किसी टॉपिक के, जैसे अभिरुचि टॉपिक के एक व्यक्ति, वो तो मेन ही है, उस चीज़ पे ज़्यादा स्टडी किया है, तो वो याद रखना है आपको। लिस्ट बना लेना कि इस टॉपिक का नेतृत्व का ये वाला जो साइंटिस्ट है वो ज़्यादा मेन है ना, इस टॉपिक का ये वाला मेन है, तो लिख लेना एक बार, ठीक, वो ध्यान पे रखना बस। सिनॉप्सिस जैसे पढ़ेंगे हम, तो मैम उसके बाद का याद ही नहीं आता है, और फिर याद जब आता है, जब उसको एक बार थोड़ा सा देख लो फिर पूरा याद आ जाएगा। मेंस में नहीं, प्री में। प्री में हाँ, जैसे एक टॉपिक है उसका मैंने लिख लिया, टॉपिक, हाँ, अब वो टॉपिक जब भी याद आएगा मैम, जब थोड़ा सा उसको देख लेंगे फिर पूरा याद आ जाएगा मैम। अच्छा, सिनॉप्सिस देख के याद ही नहीं आता है। याद तो आ जाता है वैसे, मतलब जैसे इसको क्या कहते हैं, है ना, तो ये आपको थोड़ा दिमाग में रहेगा कि इसको ये कहते हैं लगभग, है ना। और अगर याद नहीं आ रहा तो आप मेन वाली
उस पर पढ़ो, मेन से पढ़ो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है सिनॉप्सिस से तो आप सिनॉप्सिस छोड़ो और फास्ट रिवीजन में मेन वाली पढ़ लो, मेन वाली बुक पढ़ लो, ऐसा कर लो। टिक जरूर लगा लेना। हाँ? मीन्स के साथ साथ प्री के भी सिनॉप्सिस बनाने पड़ते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अगर लगता है तो आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट लग रहे हैं चाहे प्री से रिलेटेड हो मेन से रिलेटेड तो कर सकते हैं। मैम जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करने का कहते हो, पर न्यूज़पेपर और पेपर है ना, तो हम आपस में उसको लिंक नहीं कर पाते, या फिर उसको यूज़ कैसे उस पे करना है पेपर पे, वो नहीं हो पाता प्रॉपर। ये चीज़ मेरे साथ प्रॉब्लम है, बाकी का पता नहीं। Okay, मेरे साथ प्रॉब्लम होती है। जैसे अपन न्यूज़पेपर रीड करते हैं और नॉर्मल पढ़ते हैं, पर उसको अपन पेपर में कहाँ कैसे रखें? कैसे यूज़ करो और किस तरह मतलब वो नहीं समझ मेंस की आ बात पाता। आप कर रहे हो ना? हाँ, मेंस पे भी नहीं बना। और एकदम से अगर उसको है भी, अगर कहीं लिख भी लिया, नोट भी कर लिया, पर जहाँ पे यूज़ करना एग्जैक्ट टाइम पे वो ध्यान भी नहीं आता कि ऐसा मतलब मैंने नोट किया था या फिर उसको यूज़ करना था कहीं, ऐसा किसी भी इसको topic आपको में। थोड़ा क्या करना पड़ेगा कि जो न्यूज़पेपर की कुछ मेन मुद्दे, जैसे इस टाइम पे ईरान और इजराइल वाला युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, यूएसए भी इसमें सम्मिलित है, तो ये आप ऐसे पॉइंट्स पे डाल सकते हो जहाँ हिंसा हो रही है ना, हिंसा हो रही है, विश्व में अशांति का माहौल है, तो एग्जाम्पल में डाल दिया कि जैसे ये वाला युद्ध है ना। और शांति का अगर आपने शांति वाला अगर करा तो शांति का कोई संगठन डाल दिया कि यहाँ शांति के लिए काम कर रहा जैसे है। प्री पे तो करंट अफेयर, वो टॉपिक्स वाइज और करंट अफेयर थोड़ा बहुत पढ़ो तो उस पे फैक्ट वगैरह थोड़े याद आते, लेकिन उसको मेंस में जब हम आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो उस पे हम मतलब नहीं कर पाते हैं। इसके लिए काम करना, जब भी मेन से स्टार्ट करना हाँ। तो टाइम लगा के कभी मत लिखना पहले, है ना। 1 महीने अपने आप को समय देना, उस प्रश्न को सोच कर लिखना है कि इसको हम जितना अच्छा बना सकते हैं। कहीं से अगर फैक्ट और करंट अफेयर ला सकते हैं तो उसमें सोच कर लिखना, और चाहो तो सर्च भी कर सकते हो, ठीक है ना। ओपन एंडेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि टाइम बाउंडेड है, हमको टाइम में ही लिखना है। उस पर क्या होगा कि हम पहले से ही सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, तो जब आप रिवीजन करोगे तो वो आ जाएंगी। और एक बार हम सोच कर लिखते हैं ना तो दोबारा आंसर लिखते हैं तो वो चीज़ें आने लगती है। तो ऐसा कर लेना, ठीक है। हिस्ट्री को और आसान कैसे बनाए, मतलब थोड़ा फैक्चुअल रहता है। हिस्ट्री को हाँ, हिस्ट्री को डेट बहुत भूल जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता है। भूलता तो नहीं, डेट तो याद रहती है, पर ये कंफ्यूज हो जाता है, ये इसकी है, ये इसकी है, थोड़ा सा ऐसा दिक्कत देने लगता है। इसका आप लिस्ट बना के याद कर लो जो भूल रहा हाँ। है ना। और थोड़ी बहुत भूलना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत नहीं भूलना चाहिए। मतलब आप गलतियाँ जो है वो कम से कम करो, कम से कम करो। बाकी भूलता तो सभी को है, हम ही को भूलता था। प्री में कई क्वेश्चन ऐसे आते थे हिस्ट्री के कि वो तो हम पढ़ के भी गए और उस टाइम पे याद नहीं आया, एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद सेम आ रहा है यही हो रहा है। कि इसका ये लिखाते तो काश 2 नंबर बढ़ जाता, ये हो जाता। सब ये हिस्ट्री में हो रहा है और बाकी डाटा में और कहीं दिक्कत नहीं आ रही। हिस्ट्री का ही ऐसा पेपर दे रहे हैं ना ये लोग। हिस्ट्री का पेपर देखा आपने? देखा होगा जिन्होंने मेंस दिया होगा, है ना। अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया है, मेरे 2-3 7 मार्क्स के रह जा रहे हैं। अच्छा, और फिर लास्ट में बहुत सारे जो सीनियर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि जब रह जाता है तो उसमें एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट करो, फ्लो चार्ट बना दो या टेबुलर फॉर्म में, ब्लॉक डायग्राम में, कैसे भी करके उसको एटलीस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। तो उतना भी ट्राई करो तो 2 7 मार्क्स और मैम 2 10 मार्कर मेरे छूट रहे हैं। बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप ये मान के चलो कि मेंस में कोई भी क्वेश्चन कितने ही मार्क्स का हो वो छूटना नहीं चाहिए। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कंक्लूजन छोड़ दो, ठीक है ना। और अगर तब भी नहीं हो पा रहा है तो आप इंट्रो भी छोड़ दो, या इंट्रो 1 लाइन का लिखो, और बीच वाला जो कंटेंट है, बीच वाले कंटेंट को या तो फ्लो चार्ट बना के लिखो। ये कैसे लिखो तो तुम्हारा वर्ड लिमिट थोड़ी कम होनी चाहिए, लेकिन दिखे वो सही, है ना। जब आपका आ जाएगा, लाइन पे आ जाएगा कि आप इतना कर पा रहे हैं, इसके बाद आप कंक्लूजन भी लिखना स्टार्ट करो। क्या करना है? मैंने बहुत ट्राई किया, पहले तो 3 मार्कर्स भी जो थे वो छूट रहे थे, 2-3 एटलीस्ट छूट रहे थे। हाँ। लेकिन 3 मार्कर को कवर कर लिया। 7 मार्कर में ये है कि कितना भी कर लो 1 रह जा रहा है, 10 मार्कर में 2 रह जा रहे हैं, वो नहीं कैच कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। सिर्फ ये पेपर 3 में नहीं, प्रयास करोगे तो हो जाएगा। राइटिंग का ध्यान मत दो, ठीक है। राइटिंग का भी ध्यान मत दो, और कंटेंट नहीं मैम, मेरा इंग्लिश मीडियम है तो टाइम के साथ राइटिंग सही है, उतना हो रहा है। अच्छा, तो डाटा फैक्ट ज़्यादा डालने का प्रयास कर रहे हो क्या? मैम पता नहीं क्या हो जाता है, शुरू के आधे घंटे सही लगता है, लास्ट में अपने आप स्पीड बढ़ जाती है, बीच में पता नहीं क्या हो जाता है। ओके, मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का भी ये थोड़ा सा है। और अगर सीनियर की गाइडेंस मानो, यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे जो सेलेक्टेड हैं उनसे अगर उनको सुनो तो वो ये बोलते हैं कभी कभी कि पहले आप 10 मार्कर अटेम्प्ट करो, फिर 3 अच्छा, मार्कर ओके। करो, फिर बीच में 7 अब करो। मेंस को अटेम्प्ट करने का तरीका बदल गया है, ठीक है। अभी क्या करना
मैं अभी लिख ही रही थी इसके पहले, तो 2 नंबर वाले है ना, 2 नंबर वाले में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 या 2 लाइन लिख के बंद करो, ठीक है। तो उसको या तो 5 अटैम्प्ट कर लो ताकि कुछ अटैम्प्ट रहे 2 नंबर वाले, इसके बाद आप सीधे जाओ 10 नंबर वाले पे। 10 नंबर वाले पूरे अटैम्प्ट करें, 1 मिनट, 10 नहीं, इसमें 7 नंबर वाले पे जाओ, क्योंकि 7 नंबर वाले ज़्यादा नंबर होल्ड कर रहे हैं ना। 7 नंबर वाले पे जाओ, पूरे 7 नंबर अटैम्प्ट करो लास्ट तक। इसके बाद 10 नंबर पे जाओ, 10 नंबर वाले में कंक्लूजन छोड़ो, ठीक है। इंट्रो सिर्फ 1-2 लाइन का लिखो और उसको फ्लो चार्ट वगैरह में बना के उसको ख़त्म करो, ठीक है। 10 नंबर वाला हो गया। इसके बाद आपको 10 या 15 मिनट हो सकता है बचे रहेंगे, तो जिसे 2 नंबर वाले ना उसको 1-1, 2-2 लाइन में करके ख़त्म करो। कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा समय ले रहा है तो कोई क्वेश्चन नहीं भी ले रहा होगा ना, ऐसा भी तो होगा कि ऐसे ही मैम मैंने अगर 10 मार्कर में कोई क्वेश्चन है, जैसे डेमोग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया है या इकोनॉमिक्स में कोई डाटा का क्वेश्चन आ गया है, साइंस में जैसे कोई सैटेलाइट का क्वेश्चन आ गया जो टोटली फैक्चुअल है, उसको अगर कवर करने की कोशिश करो तो फिर 1-2 मार्क्स के 1-2 क्वेश्चन ये 2 मार्कर वाले रह जा रहे थे, बट इतना बैलेंस किया फिर भी अभी पूरा नहीं कैच कर पा रहे, उसमें कुछ क्वेश्चन छूट ही प्रैक्टिस रहे पे हैं। कैच कर लोगे, ऐसा अभी मतलब खुद मत करो कि नहीं कैच कर पाएंगे, थोड़ा मैम इसके साथ साथ मेरा एथिक्स का छूट रहा था, जो उसमें स्टोरी रहती है, फिर उसके आंसर फ्रेम करते हैं, जो उसमें अच्छा, वो स्टेक होल्डर्स वाले हाँ, क्वेश्चन रहते हैं, वो भी केस कर लिया, स्टडी। लेकिन पेपर 3 है, इस पे अब लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। नहीं, अभी टाइम है, अभी प्रयास करो, देखो बिल्कुल उम्मीद मत छोड़ो, है ना। और ये मैप वगैरह, डायग्राम वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास करो। जितना स्पेस ये घेरेगा तो ये वाला स्पेस कम होगा, है ना। तो कोशिश करो कि तुम्हें लिखना कम पड़े, बाकी एक्सप्रेस सब हो जाए, है ना। हमारा जो कंटेंट है वो पहुंच जाए, लेकिन हमको लिखना कम पड़े, जिससे हमारा टाइम बचेगा। ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स करके देखो, ये अब एकाएक तो नहीं कह सकते कि आपका ऐसा बताने से हो जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम दिए हैं मैंने 2-3 मैंने प्री दिए हैं, 23 का मैंने मेंस दिया है, तो उस पे नहीं हुआ, तब से अभी पता नहीं क्या है, नहीं हो रहा है, बढ़ ही नहीं पा रही हूँ आगे। ऐसा है, ओके, लेकिन बढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इसलिए बढ़ना पड़ेगा, बिना पेपर कंप्लीट हुए तो रेस से बाहर हो 3 और जाते हैं। 4 पे ही था बस उस पे इशू, तो 4 तो किसी तरीके से एनी हाउ कर लिया, बट आप आधा अटेम्प्ट करो भले ही, ठीक है। 10 नंबर वाला चाहे आधा लिख के आओ, लेकिन आप पूरे अटेम्प्ट करके आओ, ऐसा करो, है ना। मतलब आप आधा करो, लेकिन सभी अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ देगा कोई नंबर। अटेम्प्ट करके आओगे, 1-2 नंबर कुछ तो देगा, है ना। तो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। और मैम आंसर राइटिंग डेली बेसिस पे करें कि वीकली करें? डेली करनी चाहिए वैसे तो, अगर आप कर पाओ तो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओ तो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो 1 दिन छोड़ के कर लो, रिवीजन के बाद कर लो, ऐसा कर लो ना। डेली करना बहुत बेहतर होता है। डेली करना इन द सेंस ये आप समझो कि 1 महीने में आप अपने आप को बदल लोगे। अगर आप डेली कर रहे हो ना, तो 1 महीने के अंतर्गत बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। और यहाँ तक कि सिलेक्ट तो मतलब वो तो होएंगे ही, उसमें भी आ जाएगा, पोस्ट में अंतर आ जाता है। मैम जैसे आप आंसर राइटिंग करते थे, मतलब ऐसे फ्लो में लिखते ही आते थे, सोचना ही पड़ता था बीच में? सोचना पड़ता था, ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन कई बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि इतना टाइम कम था कि मैंने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा, और जब मैं आंसर लिख दी उसका, तब पता चला ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा था जो मैंने आंसर लिखा है। तो 1-2 बार ऐसा होता है। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा प्रेजेंट माइंड, और एक होता है ना चिंता वाला दिमाग, हमेशा चिंता बैठी रहती है कि अरे इसको तो कंप्लीट करना है। उस चिंता के कारण हम अपना सही जो कंटेंट है वो नहीं दे पाते। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बाकी समय के साथ चलते जाना है, ठीक है। चीज़ ऐसी यार कि जितना आप प्रैक्टिस करो, मुझे लगता है कि प्रैक्टिस जितनी हो जाएगी तो आपको वहाँ पे सोचने का भी वो नहीं रहेगा, आप नहीं, लिखते जाओगे। आपके बिल्कुल। जब सामने क्वेश्चन आ गया ना, तो आपको ये इतना समझ में आ जाएगा, आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, इतना पढ़ना हो जाएगा ना कि बस क्वेश्चन देखा और लिखने में लिखती है। यही तो मेन चीज़ है। जैसे आप मेंस की ना सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें ना 70% रिपीट हो रहा होता है। प्री में तो फिर भी रिपीट नहीं हो रहा, टॉपिक रिपीट हो रहा है। मेंस में पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये बिल्कुल मतलब अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जब क्वेश्चन आए उधर तो आपको लगे ये तो मैंने फ्रेम किया हुआ है, ये तो वो जहाँ आपको 3 मिनट लगना होगा वहाँ 2 मिनट में खत्म हो जाएगा वो क्वेश्चन। प्री में तो अपन को गलत हो जाए तो कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन अगर मेंस में अगर थोड़ा बहुत भी अपने रिलेवेंट लिख दिया तो चांसेस है कि आपको कुछ ना कुछ तो अरे बहुत, मतलब मेंस आप ये समझो कि आपको बस समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा गया है ना। इसके बाद आप किसी भी शब्दों में लिख सकते हो, अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। तो मेंस तो ऐसा है कि आपको परफॉर्म करने का बहुत मौका देता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन उसमें सिलेबस चूँकि बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो आपको पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है।
ये है, मतलब मुझे फॉलो लगता है करो। मैगजीन पढ़ने में सही है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। जब कवर हो जाता है। पेपर में क्या है, डाटा जुटाना पड़ता है। न्यूज़पेपर जैसे आप पढ़ रहे हो ना, हाँ। मान लीजिए पढ़ रहे, तो आप इसके लिए मत पढ़ो कि इसका मैं यूज़ उसमें, थोड़ा अवेयर रहने के लिए करो कि अभी चल क्या रहा है, ताकि डेली बेसिस पे थोड़ी दिमाग में रहे कि हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये मैगजीन में मैंने पढ़ लिया, करंट अफेयर में पढ़ लिया, अच्छा ये मैटर तो हुआ था, है ना। मतलब बिल्कुल से ऐसा नहीं कि ब्लैंक हो जाओ कि देश दुनिया में क्या चल रहा है पता ही ना चले। न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ो, थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ो और बस मिटाते जाओ। लोकल न्यूज़ मत पढ़ना। मैम जैसे कोई टॉपिक पढ़ लिया, फिर उसके एमसीक्यू वैसे आप कहाँ से ढूंढते थे कि मैम MCQ करने के लिए? हाँ, मैं तो जनरली ये टेस्ट लगाती थी, और MCQ वैसे मैंने कहीं से लिए नहीं थे, PYQ लिया था। PYQs बार बार लगाते थे, उसका डिस्कशन देखते थे, बाकी ऐसा MCQ कहीं से लगाया नहीं। वो टेलीग्राम पे आते हैं ना, टिक कर देते हैं, है ना, वो जरूर लगा लेना, है ना, और वो लिख भी लेना, वो इंटरेस्टिंग रहता है थोड़ा सा। और करंट अफेयर का अलग अलग कोचिंग्स बना के डालती है। तो बहुत खुशी होती है, गलत हो गया तो बहुत हल्का फील होता है अंदर से। गलत हो जाए, 2 गलत हुए ना लगातार 2-3, तो उसको हम लोग हटा देते हैं, अब करना ही नहीं है है ना, तो हो गया, वो तो साइकोलॉजी चलता रहेगा, कोई दो दिक्कत दिन सही नहीं। हो जाते हैं तो अंदर से बहुत अच्छा लगता है। हाँ कि अब हमने तो चरम सीमा प्राप्त कर ली है। मैं कर सकता हूँ, आप पढ़ रहे हैं मुझसे। तो नहीं आते, एक दो फिर गलत हो जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं नॉर्मली होता है सबके साथ है। उसमें पढ़ने के लिए सफिशिएंट है एमपी के लिए, या फिर और कोई सा सोर्स? MP के लिए मुझे लगता है MP के लिए आप थोड़ा मल्टीपल सोर्सेज में जाओ, क्योंकि एक बुक कवर करती है लेकिन वो कभी कभी वो कुछ कुछ चीज़ें छूट जाती हैं उसमें, है ना, तो आप मल्टीपल सोर्सेज में जाओ, भले ही उसका फास्ट रिवीजन कर दो, 1-2 सोर्सेज में चले ऐसा आओ। नहीं लगता जिससे मैं इस जगह थोड़ा सा वो करूँगा हाँ। कि अगर दूसरे भी फॉलो करी तो फिर हाँ। यार वो रह जाता है कि यार इससे भी पढ़ लो, उससे भी पढ़ लो, फिर चीज़ें ध्यान रहना, या तो फिर आप दोनों को मिला के अपने हिसाब से कुछ बना दो उसका। तो ये तो बेस्ट है, दोनों को बना के मिला के या तो बना लो, या तो एक जैसी ये नोट्स है, दूसरी आपने बुक पढ़ी तो उस पे जो अलग है, जो और फैक्ट है उस पे लिख लो। ये फिर एक चीज कर सकते हो, मान लीजिए आप परीक्षा फॉलो कर रहे हैं, मैंने जो बाकी लोगों से सीखा है कि आप एक बुक पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि बाकी बुक में कुछ और चीजें अलग है, तो इसमें आप जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ हाँ, पे वो एड लिख लो। अपने हिसाब से एड कर सकते हो। लिख लो, ऐसा कर लो। जैसे अभी एग्जाम को 1 महीना बचा है, तो कुछ नया सोर्स उठाना चाहिए या नहीं? नहीं, अब मत उठाना नया सोर्स, अब मत उठाना। बाकी ये है कि अगर टेस्ट सीरीज में PYQs में देख लेना कि अगर आउट ऑफ जा रहा है तो उस टॉपिक को पढ़ लेना, ठीक है। अब नया सोर्स उठाने का मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी समय कम है और कॉन्फिडेंस का बहुत ज़्यादा मैटर है। प्रीलिम्स में क्या है, कई बार हमने क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ा तो होता है, लेकिन उसका उत्तर थोड़ा डाउट में रहता है, तो उन्हें अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं? अगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल में तो अटैम्प्ट मत करो, ठीक है, और अगर नियर बाई है तो अटैम्प्ट करके बिल्कुल देख सकते हैं। मतलब पहले मैं ये कहूँगी कि जब आप टेस्ट लगा रहे हो अभी, है ना, अभी आप अटैम्प्ट करो, ठीक है, आपके गलत होंगे, कुछ तो सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो गलत होने दो। अगर गलत हो रहे हैं तो फिर अगले टेस्ट में उस तरह के क्वेश्चन मत अटैम्प्ट करना जहाँ आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम था, ठीक है। एनालाइज करो खुद को कि इस क्वेश्चन को लगाते समय हम अंडर कॉन्फिडेंट थे या थोड़ा सा हमारा कम था, तो फिर अगली बार ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट मत करना। अच्छा, आपका एक तरीका बता दो, सब बहुत सारों को पता होगा, नहीं पता होगा, एक तरीका बता दो कि आपके सामने पेपर आता है, आपके सामने आपने जो फील किया वो बताओ कि ये पेपर आया मेरे सामने, अब मैंने देखा पेपर, अब मुझे कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। मेन एग्जाम में, मतलब मेन एग्जाम की बात हो रही है, ताकि अपना स्कोर जो है एक जो करने वाले हैं उससे बड़े हैं, मतलब आपकी जो चीज़ें बताने वाले हो। जैसे अपने को पेपर मिला बंद, ठीक है ना, पेपर खोलने का प्रयास मत करना, सभी क्वेश्चन देखने का प्रयास कभी मत करना, ठीक है। कुछ भी बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है, जो नियम वो लोग बता रहे हैं कि भाई इतने मिनट पे खोलना, उतने मिनट में खोलना, अपने पास टाइम का कोई इशू नहीं है। खोला, फर्स्ट पेज खोला, एक साथ बिल्कुल कभी भी क्वेश्चन मत देखना, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम लास्ट से कहीं से क्वेश्चन देख लेते हैं, वो हमसे बनता नहीं है, उस पर हम अटक जाते हैं और फिर हमारा कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पेपर खोला, पहला पेज, उस पर जितने क्वेश्चन है उतने अटैम्प्ट किए जो आपके सही हो रहे हैं, एकदम एक्यूरेट 100% श्योरिटी, ठीक है ना। और जो 100% जो भी आप श्योर हो, तो आपको ऐसे नहीं अटेम्प्ट करना कि मध्य प्रदेश की, मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का ये लोग कहाँ है ना, तो आपने डायरेक्ट लगा दिए ना, मध्य प्रदेश का बिल्कुल बच्चों की तरह है, ठीक है। एक एक वर्ड नहीं, कब आ जाए पता ही नहीं चलता है, ना वाला कभी आ जाए, इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन गलत है, ये कब आ जाता है पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। एकदम बच्चों की तरह अपने मन में पढ़ना, लेकिन तो पहले क्वेश्चन पढ़ना है, सभी ऑप्शन पढ़ने हैं, चाहे आप 100% श्योर क्यों ना हो,
एक एक ऑप्शन पढ़ना है बिल्कुल उंगली लगा के, ठीक है। और जब OMR पे टिक करना, मैं तो ऐसा करती थी कि जो 100% श्योर वाले हैं तो एक बार लगा लिया, पेन से टिक लगा लिया, पेंसिल से, जो भी थोड़ा सा टिक लगाना है, अपने को समझ में आना चाहिए। इसके बाद फर्स्ट जो 100% श्योर वाले हैं उसको OMR पे टिक करती थी। उसके बाद तो OMR पे क्वेश्चन है पहले का दूसरा, है ना, बिल्कुल पहले का दूसरा, पहले का दूसरा सही है, 3-4 बार चेक करो, ठीक है ना। इस बात पे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि हमने गलत टिक किया है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना। अभी कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट में लोग लगाते हैं आंसर और उनको पता चलता है कि 100वां नंबर आ गया लेकिन एक क्वेश्चन बचा है, पूरा OMR गलत होता है ना। बहुत मुश्किल होता है एक नंबर से उसमें एक बिल्कुल कि पहले का दूसरा है तो हमने पहले के दूसरे पे ही पेन रखी है, और अगर थोड़ा गलत हो रहा है किसी का तो पेंसिल से पहले कर लेना, पेंसिल से टिक कर लेना। इसके बाद में आप मैच कर लेना। पहले 100% श्योर वाले करना, फिर जिसमें आप 75% श्योर हो सेकेंड राउंड पे उसको करना। टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। इस मेथड पे क्या होता है कि टाइम कब चले आता पता ही नहीं चलता, क्योंकि हम हर चीज़ को बहुत माइन्यूट तरीके से पढ़ रहे हैं ना, तो माइन्यूट तरीके से पढ़ना बिल्कुल बनता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं। मेरा एक बार क्वेश्चन गलत हुआ था, ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या था, तो मेरा 3-4 बांधा था। इतना सरल क्वेश्चन, मैं उसको 50 बार पता नहीं कितनी बार उसको रिवीजन करके गई थी, बिल्कुल ABCD था, लेकिन एग्जाम में वो गलत हो गया। मुझे लगता है ये वर्ड ना बहुत बड़ा होगा, क्योंकि अभी मैं ना MCQ लगा रही हूँ प्री का, उसमें ऐसा कि जल में घुलनशील और वशा में घुलनशील, हमारे मन में होता है क्या, अच्छा ये तो है, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन उसमें एक वर्ड लिखा था अघुलनशील। सिर्फ मैंने एक वर्ड नहीं पढ़ा तो वो एक नंबर मेरा गया, जो कि वो मेरे से बनता है। उसमें मैं एक नंबर, मतलब 3 नंबर अब तो हो गया, तो वो हम ले सकते हैं आसानी से, लेकिन हमारी एक छोटी सी माइन्यूट मिस्टेक है जो हमें उससे बाहर करनी है। यही चीज़ें हमें सिलेक्शन से बाहर कर देती है। दैट्स इट। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा पढ़ने वाला बोला ना, ये मुझे लगता है PSC में ना सबसे बड़ा वर्ड है, क्योंकि उस टाइम ना हमारा जो प्रेजेंट ऑफ माइंड होता है वो कहीं और फ्लाई कर रहा होता है, और हम एग्ज़ाम, क्योंकि हमें प्रेशर भी रहता है, चिंता भी रहती है कि हमारा एक क्वेश्चन से रह गया था, अब नहीं होगा। बिल्कुल भी वो नहीं करना है, चाहे रिवीजन हो चाहे कहीं हो, बोल के पढ़ना पड़ रहा है। कोई बोल रहा है कि बच्चे जैसे कि पढ़ रहे हो, ठीक है, पढ़ने वाला ही बाहर होता है, मुझे लगता नहीं, जो अच्छे से पढ़ता है और जिसने मेहनत की। कभी कभी इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से, अरे इसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों के एक नंबर से, मतलब आप लोग को तो पता ही होगा PSC में एक नंबर बहुत बड़ा होता है, आपका सिलेक्शन होना ना होना इस पे टिका होता है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा गलत नहीं होना चाहिए। जब भी बैठना है एग्ज़ाम पे, ठीक है ना, इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ देना कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। इस बात पे विश्वास करना कि तुमने पढ़ा है, 100% हमने दिया है अपना, ठीक है। अपने आप पे भरोसा रखना है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा। वो इजीली भी पूछ सकते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है, लेकिन वो ये पूछते हैं इन चारों में से कौन सा सही नहीं है, तो उस पर गड़बड़ी हो जाती है। MPSC वाले ऐसे ही खेल करते हैं, है ना। कभी कभी वो शायद हाईलाइट तो करता है, पर कभी कभी नहीं करता, कभी कभी नहीं करता है वो। और मैं मैच में भी मतलब PYQs देखे तो 2-3 साल के पहले तक ये था कि मतलब आपको मैच करना है, तो मैच में तो ठीक है गलती हो जाती है, बट जहाँ पे गलती नहीं होने की चांसेस रहते उसमें भी कहता है कि आप ये बताओ ये कौन सा असुमेलित है या सुमेलित नहीं है। तो मैच करने बस को तो वो कह ही रहा है, उसके साथ में ये भी कह रहा है फाइंड आउट करो कि मतलब गलत है कि सही है। वो असुमेलित और सुमेलित ना बिल्कुल सिमिलर से हो जाते हैं, एकदम हो जाते हैं, और वही जो है गलत कर देता है, वो गलत कर देते हैं। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है ना, क्योंकि आ जाए हाँ, जैसे 2 ऑप्शन तो अपन इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं, पर 2 ऑप्शन में मतलब ऐसा रहता है कि ये होगा या ये होगा, तो उसमें मतलब एक्यूरेसी अच्छा कैसे आए। इसका एक तो आपको ये पता होगा कि इसकी बैक स्टोरी हर एक ऑप्शन की, उसमें ये क्या हो सकता है। कुछ क्वेश्चंस मतलब ऐसे होते हैं कि अपन को बस लग रहा है कि हाँ अपन ने सुना है कि पढ़ा है, मतलब उसका पूरा अपन को नहीं पता डिस्क्राइब में कि क्या है क्या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ इन दोनों में से एक है, तो वो और दोनों में ही ऐसा फील होता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो नेगेटिव मार्किंग में तो छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अभी मैं कहूँगी कि आप अटेम्प्ट करके देखो, और अगर वो गलत हो रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मतलब अपने आप को एनालाइज करो कि मैं जो है किस चीज़ पे गलत कर रही हूँ, किस चीज़ पे सही कर रही हूँ, ठीक है। ये पेपर जब आप पेपर दोगे तो ये पता चलेगा
तो आप पहले अटेम्प्ट करने का प्रयास करो। अगर गलत हो रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हाँ, दो है, मतलब उसको फिर दो छोड़ना। में से हो जाते हैं, दो तो अपन इजीली समझ जाते हैं कि नहीं ये तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो दो वाला थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इस प्रोसेस को थोड़ा अपनाओ, तो इसमें आप सही डायरेक्शन पे खुद ही पहुंच जाओगे। ठीक है। मैम जैसा MCQ में डाउट मतलब आपको मतलब 100% सब आता था कि मतलब कुछ आपको भी डाउट होता अरे मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल डाउट होता था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, सिलेक्शन इसी का होता है जो गलतियां कम करता है। ठीक है, पढ़े आप भी हो, वही चीजें कि डिप्रेशन, सोशल एंजाइटी, ये पता नहीं क्या क्या है ना, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिर तो मतलब सारी बीमारियां अपने को आ जाती हैं, वो मानसिक बीमारियां। यस मैम, साइंस में जब बीमारियों वाला टॉपिक पढ़ो तो उसमें रहता है यही हमें हल्की सी शरीर में कंपन होता है, फिर या तो नर्वसनेस सी फील होती है, एंजाइटी आती है, बॉडी का जो पोटेंशियल है वो धीमा धीमा लगता है। हमें लगता है बीमारियां पढ़ नहीं रहे, सारी हमें ही है। अरे आप कहीं भी सर्च कर लो, मैंने 3 मानसिक डेज बीमारी। बीमारी को पढ़ा था साइंस एंड टेक वाले में। हाँ, तो फिर मेरे को 4th डे लगने लगा मैं कितना वीक फील कर रही हूँ। ये होता है, ये हमारी थोड़ी साइकोलॉजी है, ऐसा वो हो होता रहता है, होता रहता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसको बहुत बड़ा बना के मत चलना। नॉर्मल क्वेश्चन ही है। जैसे हम पेपर अटैम्प्ट करते हैं तो अभी तक मैं जैसे अटैम्प्ट करती हूँ जो टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो मतलब एक तरफ से पूरा पढ़ना स्टार्ट करती हूँ, मतलब लास्ट तक 100 क्वेश्चन जितने भी हैं, फिर उसमें जो थोड़े बहुत सही लगते हैं फिर उसको देखती हूँ। तो फिर उसको दोबारा से पढ़ के मतलब टिक करना चाहिए, या फिर जैसे पढ़ते जा रहे हैं तो पढ़ते जा रहे हैं, टिक करते जाओ आप, पढ़ते जाओ टिक करते टिक जाओ। करते जाओ, लेकिन उस पे मत टिक करना, OMR पे मत टिक करना। हाँ। एक बार पहले पेपर पे कर लिया, थोड़ी सी टिक करने का वो लोग मना करते हैं, थोड़ा सा बस लगाना। हाँ। ठीक है, अपने लिए तो इतना अपने इस पे कर लो। ठीक है, और अगर कोई फैक्ट आपको लग रहा है आगे क्वेश्चन में जाके हो सकता है गलत हो, तो आप उसको सुधार सकते हो। आप बोल रहे थे मैंने चीजें सपना अपन पेपर पढ़ लेते ना, हाँ। तो लास्ट में लगता पता नहीं यार इसका बन नहीं रही, कुछ तो बन ही नहीं रहे। बन नहीं रही। ये सही रहता है अपने हिसाब से कि भाई अपन को ऐसा लग रहा है ना, पैनिक ना हो अपन, तो एक एक पढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ, ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। अगर वो सब अपने अपने ऊपर है, पढ़ जाओ, पेपर पे टिक कर, मतलब हल्का सा ऐसे जल्दी कर देना। दूसरी बार पढ़ो, फिर उसको OMR पे टिक करो, जाओ 100% श्योर हो। ठीक है, अभी तक मेरे को ये चीज डाउट था कि बहुत लोग शायद पढ़ते जा रहे, टिक करते जा रहे, पढ़ते जा रहे, टिक करते जा रहे। अपने आप को समय दो थोड़ा सा, क्योंकि OMR पे टिक करना बहुत बड़ी बात है। हमारी जा रही है, ठीक है, तो जो आप OMR पे टिक करोगे वही जाएगा। थोड़ा सा अपने आप को समय दो, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है उधर। ठीक है, कोई नहीं दौड़ रहा। कुछ लोग आपके साथ जो बैठे होंगे, आप जिस रूम में बैठे हो उनमें से बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहाँ सब धुरंधर बिल्कुल तैयारी करके आ गए। ठीक है, किसी को नहीं देखना है। कोई कोई क्या होता है, वो पॉलीथीन खोला और ये यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया, अरे ये और उसको देखते हुए लोग समझने लगते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट इसका तो हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, अपन बहुत सिंपल है, हमने को जो बोला जा रहा है सामने से ऐसा कर लो, वैसा ही करना है। रोल नंबर भरते समय OMR पे अगर आपको जरा सी दिक्कत आ रही है तो इन्विजिलेटर को बुला लेना। ठीक है, इसमें क्या भरना है बताओ। रोल नंबर मत गलत करना, सेट मत गलत करना। ठीक है, बहुत छोटी छोटी माइन्यूट मिस्टेक है, लेकिन ये पूरी लाइफ के लिए है। चाहे उसको 10 बार बुलाना पड़े, तुम आओ, है ना, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो जाए। लेकिन एक एक ऑप्शन पूछ सकते हो, अगर आपका किसी का पहली बार हो ना, तो यहाँ पे या फिर 2-4 OMR निकाल लो यहाँ की कोचिंग वाली, या फिर उसका जो एक वो रहता ना, वो भी डालता है, डेमो भी डालता है, आयोग डालता है, वो मैं आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एक बार वो देख लेना तो आपको हो जाएगा कॉलम कहाँ पे रहता है, कौन सा कॉलम। नहीं तो एक पहले से क्लियर हो जाएगा कि ये कॉलम यहाँ पे रहेगा, तो ताकि गलती ना हो। तो वो एक सेट नंबर होता है, सेट नंबर डालना पड़ता है और एक जगह रोल नंबर डालना पड़ता है। तो मेरे से ये पहले गलती हो चुकी है। रोल नंबर और सेट सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट, ये गलत ना होना चाहिए। रोल नंबर और नाम वगैरह तो फिर भी थोड़ा सा एक वो हो जाता है, बट कोशिश करो कि कोई भी गलत ना हो जाए, क्योंकि अगर यहीं से गलत हो जाए तो फिर अंदर अपना कितना ही अच्छा परफॉर्म कर ले, हम इतने अच्छे क्वेश्चन कर ले, अगर वो चेक ही होगा तो फिर क्या होगा, फिर कोई मतलब ही नहीं है। और एक चीज और बता वाला भी हुआ, जब मैंने घर पे थे ना, वहाँ से पेपर दिया था, तो वहाँ पे ये OMR सीट और कोचिंग मैंने ज्वाइन नहीं किया, नॉर्मली मतलब प्रैक्टिस थे। पर जब मैं फाइनल पेपर देने गई थी तो वहाँ पे मेरे साथ हो गया था कि मैं एक क्वेश्चन पे 2 बार मतलब टिक कर दिया था। ये हो जाता है ना, फिर वो आपका कैंसिल हो जाता है। 2 बार अगर आपने टिक किया तो वो कैंसिल हो गया। मतलब ये गलती मेरे से फाइनल में हुई। उसको ध्यान देना, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। अभी तो प्रैक्टिस हो गई, बट जब फर्स्ट टाइम दिया था तो फिर प्रैक्टिस कर लो, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्रेजेंट रहना उस टाइम पे, है ना, हमको कोई और चीज़ नहीं सोचनी। और एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले और एग्ज़ाम के दिन बिल्कुल ध्यान में रखना
किसी से बातचीत नहीं करनी है, किसी बारे में कोई टॉपिक डिस्कस मत करना। दोस्तों यारों से बिल्कुल फ़ोन पे नहीं पूछना है कि तुम्हारा कितना हो गया, ठीक है, तुम्हारा रिवीजन हुआ नहीं हुआ, ठीक है। ज़्यादा उलझना नहीं है किसी चीज़ पे। और क्या है, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, एग्ज़ाम के पहले या एग्ज़ाम के बाद लोग डिस्कस करते हुए मिलेंगे टॉपिक पे, ठीक है। अरे इसने तो थोड़ी मारा था, इसने मिसाइल गिराई थी, अरे ये नहीं है, वो होगा, मतलब वो ऐसे बात करते हुए लगते हैं कि अरे ये बहुत ज्ञानी है, लेकिन उसमें बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। बोलने वाला ज्ञान और प्रेजेंट करने वाला ज्ञान एकदम अलग है, ठीक है। आपको आप पे भरोसा है कि आपने कर लिया है तो आप उसको परफॉर्म करके आओगे, बोलोगे नहीं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं जाता। एग्ज़ाम के बाद भी डिस्कस मत करना, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते वो यही सोचते रहते हैं कि शायद मेरा नहीं होगा, और इस चीज़ में वो इतना टाइम गवा देते हैं कि मेंस का टाइम कम हो जाता है। तो फिर उनका हो जाता है, लेकिन मेंस का टाइम कम हो गया तो मेंस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अभी बहुत सारे लोग जो अफवाहें फैलाने वाले होते हैं ना, बोले अरे 26 को तो एग्ज़ाम होगा ही नहीं, वो तो टलने वाला है। हाँ, जिसको नहीं पढ़ना है फिर उनको सीरियस नहीं है, सीरियस नहीं है, आप फिर बोलेंगे, मतलब बहुत सारे कुछ ना कुछ मैटर लेकर आ जाएंगे। न्यूज़ लॉकडाउन लगने वाला, लॉकडाउन कुछ ना कुछ, तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। जब तक MPPSC अपने उस पे स्टाम्प पे वो जो डालता है ना विज्ञापन, उस पर लिख के नहीं दे दे कि ये अब ये एग्जाम, और उसमें चेक भी कर लेना डेट वेट, फर्जी डालते रहते हैं। एक दिन पहले वो पेपर सर्कुलेट कर दिया था पिछली बार 24 में, बोले कि यही पेपर है MPPSC का कल आने वाला, सब स्टूडेंट उसको कर भी लिए। फिर नेक्स्ट डे कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, डाइवर्ट करने वाले। बिल्कुल नहीं पढ़ना है अपने को, बहुत सिंपल इंसान बनने का प्रयास करना है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं। ऐसे इंसान प्रशासन में चाहिए भी है। जैसे कि अपन 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, 71 पे लिखते जा रही है, 1 नंबर का क्या करें तो अपन 1 नंबर बाहर जाए, 1-2 नंबर के पीछे रहते हैं। आप देखो, अपने पेपर को एनालाइज करके देखो कि आप कहाँ लैग कर रहे हो। जैसे अभी मैंने कुछ ऐसा लगता है कि हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं और क्वेश्चन ऐसा गलत पूछा है जो बार बार हम उसी को रिपीट करते हैं, वही क्वेश्चन गलत होता है हमारा, उसी एक क्वेश्चन की वजह से हम बार बार। अच्छा, सेम चीज़ गलत हो रही है तो उसको आप रिवीजन कर लो 1-2 बार, ठीक है। जो टॉपिक गलत हो रहा है, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही कि ये तो अब नहीं बन पाएंगी, उसको उठा के रिवीजन कर लो, बिल्कुल कोई भी कसर न रह जाए कि हमने किया नहीं, ठीक है। बाकी देखो, हम अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन हम ये श्योर नहीं कर सकते हैं कि हमारे नंबर कितने आएंगे, है ना, क्या कैसा होगा, वो सब अपन छोड़ देते हैं। और इस बात को मान के चलो कि अगर आपने 100% दिया है, अपने आप पे ईमानदार हो, तो होगा। भले एक आध बार कभी कभी क्या होता है, वही में गलती होता है ना, वो हमारा वाली असहमति वाली, पता नहीं क्या क्या आसुमेली था ये वो, उसकी वजह से गलत हो जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर आपने कम कर लिया तो हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। 5 मिनट पढ़ ली ना, तो मैम उसको रिवीजन कैसे करना है, आप क्या करते हैं? मेरा ऐसा पैटर्न रहता था कि मैं पहले जैसे फर्स्ट रिवीजन मैंने 10 यूनिट तक लिया, फिर मैंने सेकंड रिवीजन में फिर या तो जिस यूनिट को मेरा कम है उससे स्टार्ट करती थी, तो मैं ऐसा पूरा करके करती थी। 10 यूनिट तक किया, फिर इसके बाद 1 से स्टार्ट किया, 2-3 बार रिवीजन इस तरह से, और लास्ट टाइम पे वही जो मुझे कम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा कमज़ोर है, उसको ले लेती थी। ये पूरा दिन कुछ टाइम पढ़ें, कुछ टाइम रिवीजन करें। हाँ, तो मैम पूरा टाइम रिवीजन में निकल जाता है। नहीं, ऐसा मत करो, 2 घंटे रखो रिवीजन के लिए। सुबह से आप उठे, ठीक है, फ्रेश डे है, आपने वो पढ़ा जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए 12 बजे तक आपने सब्जेक्ट पढ़ा, इसके बाद खाना पीना खाया, है ना, सब काम किया अपना, इसके बाद 1 बजे 2 बजे जो भी आप फ्री हुए, इसके बाद 2 घंटे आप लगा लो रिवीजन, या आप मेन सब्जेक्ट वहाँ ले लो, शाम को रिवीजन लगा लेना 2 घंटे या 3 घंटे, बिल्कुल टाइमर लगा के चलो। और जब मैम जहाँ तक मतलब रिवीजन का करना था वहाँ तक नहीं कर पाए उस 2 घंटे में, तो उसको छोड़ दो, या फिर छोड़ो, अगर नहीं छोड़ोगे तो फिर आपका मेन सब्जेक्ट चला जाएगा। और एक बात ध्यान में रखना है ना, लेट सबका होता है, मेरा तो 1-2 दिन लेट चलता था। मैंने शेड्यूल क्या बनाया है कि ये पहले ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, तो ये सबका चलता है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना, और इसी में सब सिलेक्ट होते हैं। एक दिन में 1 यूनिट या 2 यूनिट को लेके 1 यूनिट, सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। मेरी ये थी कि मैं 1 ही यूनिट लेकर चलती थी, बाकी रिवीजन पर पहले उसको एकदम खत्म कर लो, हाँ, तो टेंशन फ्री हो जाती कि अब इसका नहीं पढ़ना, अब दूसरी यूनिट का पढ़ना। हाँ, मैं ऐसे ही करती थी। क्लास था CSET को लेकर के,
सीसेट में जैसे PYQs पहले सॉल्व करते थे तो उसमें मार्क्स सही आ रहे थे, बट अब उसको सॉल्व करके जो एनालिसिस होती है वो नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग होती है। हमारे जितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसमें से हम उतने मार्क्स उसको माइनस करते जाते हैं, तो अभी कम हो रहे हैं। अच्छा, उसमें वो मार्क्स नहीं आ रहे होंगे ना, 40 नंबर जो लाने रहते हैं, ऐसा कुछ? नहीं मैम, वो तो आ रहे हैं, हाँ। बट ये ना कि बहुत कम सा लगता है कि जब उधर हम जीके स्ट्रॉन्ग करके रखे हैं तो इसमें एटलीस्ट 60, जैसे उसमें अभी बिना निगेटिव के जितने आ रहे थे बस ऐसा लग रहा है कि उसके पास रहे हैं, और अभी गलत क्वेश्चन हो रहे हैं तो वो तो माइनस करके हमको एनालिसिस करना पड़ रहा है। इसमें आप वही पीछे से करना स्टार्ट करो, वही पैराग्राफ वाले ये सब है ना, ये आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। बाकी मैथ्स वगैरह तो मेरी उतनी मैंने कभी करने का प्रयास भी नहीं किया, तो इस चीज़ पर मैं थोड़ा नहीं बता पाऊंगी। जैसे जिसका मैथ सही नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो 40-50 क्वेश्चन कर पाता था सीसेट में, सिर्फ 40-50 क्वेश्चन आते थे। अब वो माइनस मार्किंग पहले वो पूरा करता था 100, तब वो 40-50 या 60 तक ले जाता था बेस्ट में। अब जिसके मैथ अच्छा नहीं है या रीजनिंग भी ज़्यादा नहीं कर पाता है, तो मैम आपको अब मान लो पूरा तो कर ही नहीं सकता टाइम। 40 करो आप, मतलब 40-45 तक कर रहे हैं, कम से कम 50 करो। तो पहला पेपर पे उसको वैसे यार उसमें पीछे जो पैराग्राफ वगैरह आते हैं ना वो बहुत इजी आते हैं, बहुत, तो वही पैराग्राफ उसको आगे और देना। हिंदी के जो क्वेश्चंस रहते हैं मैसेज वगैरह है ना, वही वो पढ़ लोगे, वो कर लोगे तो रीजनिंग कितनी सरल आती है। नहीं, शुरू में स्टार्टिंग में मैथ्स रीजनिंग वगैरह रहती है, जो जैसा जिसका बैकग्राउंड नहीं रहा उससे नहीं बनती है, तो पीछे से स्टार्ट करोगे जहाँ पैसेज वगैरह रहते हैं वो बहुत इजी रहते हैं और बहुत कम टाइम में हो जाते हैं। 25 का रहता है। अरे उस सीधा ही कुछ नहीं करना है, ठीक है, पेपर मिला अपन ने ऐसे पलट दिया, देखा भी नहीं आगे, पीछे से स्टार्ट किया, पहला पैराग्राफ उसका लगाया, ठीक है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, जितने ही पैराग्राफ हैं हिंदी वाले क्वेश्चन है, और ये रीजनिंग के बहुत सरल आते हैं, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी रहते हैं, कई बार वो कई स्टोरी। अभी मैम कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस जो हैं और जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो टफ हो रहे हैं, मैथ्स के तो काफी टफ रहा आते है हैं, क्वेश्चंस। उस पे मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मैं मैथ छोड़कर आती थी, जैसे पहले ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे, है ना। पहले तक तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब पता नहीं शायद कैसा रहेगा, क्योंकि पहले तक तो 70-80 क्वेश्चन आराम से। अभी आप ये वाले तो अटेंड कर पहले टेंशन होती थी कि सिर्फ इसमें जीएस में क्या स्कोर रहेगा, अब तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा। अगर आप फॉरेस्ट वाले के लिए सीरियस हो, ठीक है, तब आप इस चीज़ पे चिंता लो कि आपको मैथ्स और ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन आपको सिविल सर्विसेज में अगर जाना है तो आप इसमें 40 नंबर पर लाओ चीज़ें बोल। तो ये सब मिला के साथ 35 से 40 है ना, सब मिला के 40 सब। बट ये मैम क्या एक्स्ट्रा मतलब नहीं अटेम्प्ट करना, अभी तक हम लोग पूरे अटेम्प्ट कर देते थे, 100 तक तो उस पर नंबर आ जाते सी सेट पे, अब जितने आ रहे उतने ही अटेम्प्ट करें। हाँ, उतने ही अटेम्प्ट करो, नेगेटिव पे मत जाओ, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है उसको मत जाओ, उसको रहने दो, ऐसा कर लो। क्या करना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले आपने जो भी बनाया शेड्यूल उसका रिवीजन करते जाइए, एंडलेस, मतलब कोई उसका कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ लेना, करंट अफेयर देख लेना, और चाहो तो किसी किसी को क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है तो थोड़ा सा आप घूम लेना, है ना, और अपने आप से ये बोल देना कि ठीक है जो भी होगा मैं देख लूँगा, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले बिल्कुल प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा होती है, मेरे साथ तो बहुत हुई है, कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले वाली रात में नींद नहीं आती है ना, तो वो एकदम नॉर्मल बात है, बहुत नॉर्मल बात है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले नींद नहीं आए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सही बता रही हूँ, है ना। एक दिन नींद नहीं आई तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। मैं और मेरी बहन पढ़ते थे, तो हम सो गए 11 बजे कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे, फिर हमने 4 बजे उठे, बोले आ चल, नींद आई क्या, नहीं आई, वही मुझे भी नहीं आई। बोले ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, बिल्कुल लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग तो है ना। आपकी सिस्टर भी एक्साइज इंस्पेक्टर है ना? हाँ है ना आंचल। हाँ, इनकी मतलब दोनों बहनें मालूम, एक्साइज इंस्पेक्टर है अभी, वो भी है और अभी डीएसपी बनता है। एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताओ यार, इनको बताया। अच्छा, मेरे बारे में पता है क्या? मतलब ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। कितना मेंस कितना इंटरव्यू, हाँ। एक बार ये भी बता दो थोड़ा सा क्लियर। मेरा नाम नेहा प्रजापति है और अभी 2023 वाले मेरा डीएसपी में हुआ है। इसके पहले 2019 वाले में मेरा एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पर हुआ था, ठीक है। इस पूरी जर्नी जब मेरी स्टार्ट हुई तो 2019 वाला मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस पर मेरा पूरा क्लियर हुआ। 20 वाले में मैंने ही थोड़ा सा, कई लोग ऐसे रहते ना कि अरे तुम्हारा तो मेंस भी हो गया है, तुम्हारा तो प्री हो जाएगा, इस चक्कर में अपन रह गए कि ठीक है ये तो हो ही जाएगा, तो हुआ नहीं हुआ 20 वाला। फिर 21 वाला आया, 21 वाले में थोड़ी सिली मिस्टेक के कारण 1 नंबर से नहीं हुआ मेरा। फिर 22 वाले में मेरा प्री हुआ, उसमें मैंने कर लिया था, सारी चीज़ें प्रिपेयर कर ली थी, तो उस पर इंटरव्यू तक गई,
इंटरव्यूज में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसी वाले में आंचल का, मेरी बहन का, छोटी सिस्टर मेरी, उसका एक्साइज सब इंस्पेक्टर में हुआ। फिर 23 वाला आया, 23 वाला भी दिया, उसमें मेरा DSP में हुआ। 24 वाले में मैं थोड़ा जॉब में फंसी हुई थी, इस वजह से प्री नहीं कर पाई थी, तो उसमें प्री फिर वो कोई वही नहीं था, है ना। फिर 25 का आया, 25 का भी है, मेंस है, तो अब दूंगी, और बाकी 26 वाला भी दूंगी। अच्छा, स्कोर क्या रहता था, एक बार वो भी क्लियर करो थोड़ा सा, इनको सही लगेगा कि भाई किस चीज़ का स्कोर? ऊपर रहे कि प्रीम वगैरह में, प्री टेस्ट सीरीज में या मेरा मेन स्कोर? मेन स्कोर लगभग 75 से ऊपर रहता था मेरा, है ना। 75 से अपन ने इसी का राउंड किया है, और जब भी सिलेक्शन नहीं हुआ तब नीचे गया, उसमें मेरी गलती मैंने खुद ही फाइंड की है। 20 वाले में मैंने बताया कि वही झोंके में पड़ गई थी कि हो जाएगा, है ना। आप लोग के साथ भी ये होगा, क्योंकि सब लोग आपको ना सफलता की कहानी बताएंगे, असफलता वाली कोई नहीं बताएगा कि हम यहाँ भी लैग कर गए थे और तब हम वहाँ से निकल के फिर आए हैं। तो वहाँ ऐसा हुआ था। फिर 20 वाले में मैंने पूरा पढ़ा, लेकिन छोटी सिली मिस्टेक, वही मानदाता वाला, ऐसा वही ओमकारेश्वर वाला क्वेश्चन था, वही सिली मिस्टेक के कारण वो 1 नंबर से मेरा रह गया था, तो वो फिर चला गया। फिर कंटिन्यूटी बनाई रखी, फिर वो सब चीज़ों को टैकल किया कि ऐसा गलत नहीं करना है, ये सब चीज़ों पे रहना है। तो फिर 22 में प्री अच्छा हुआ था, सारी चीज़ें मैंने की थी, मैं इसे भी बहुत अच्छा किया था, मैं कॉन्फिडेंट थी, लेकिन कई वजहों से कभी भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा ठीक है, शायद मेरी ही कोई गलती होगी, कुछ कम लिख के आई होंगी, हो सकता है ज़्यादा अच्छा लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट में फिर दिया तो उसमें हो गया और अच्छे में हो गया। तो MPPSC एक जर्नी है, उसको एक साल या एक दिन मत मान के चलना। कभी भी ऐसा है ना कि इस बार तो हम फेल हो गए हैं, है ना, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना। जिसने कंटिन्यूटी बनाई है ना, वही यहाँ टिका हुआ है और आज अच्छे पदों पर है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मैं छोड़ दूँ अगर, तो बहुत सारे लोग रिपीट हो रहे हैं। आजकल आपने रिजल्ट देखा होगा, 24 में रिपीटेड हैं, 23 में रिपीटेड हैं, और पहले के जिन्होंने सिलेक्शन ले चुके हैं ना, वही रिपीटेड हैं। मतलब वो कंटिन्यूटी बना रहे हैं, इसलिए रिपीटेड है। एक सवाल, कभी कभी ये डर लगता है, जैसे कि जो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं वो बताते हैं कि मैंने 4 मेंस लिखी, 5 लिखी, 3-4 दी, और हम जैसे तैयारी कर रहे हैं 2-3 अटेम्प्ट दे दिए तो नहीं हो पाया, तो डर लगता है अरे अभी तक तो प्रीलिम्स ही निकला, कहीं जाए कि नहीं जाए, ऐसा डर लगता है। नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं निकला है, फाइनली निकला है फिर उनका, ठीक है। ऐसे लोग भी है। देखिए, टॉपर्स और सिलेक्ट जो हुए हैं वो आपके सामने कुछ ही आ रहे हैं। मैं अकेले आई हूँ, लेकिन मेरे साथ कितने सारे लोग हैं, है ना, तो कुछ ही आपके सामने बोल रहे हैं। तो सबकी स्टोरी आपको तो पता नहीं है कि कौन व्यक्ति कैसे करके आया है। कई ऐसे ही व्यक्ति जिनका प्री भी नहीं निकला, मयंक त्रिपाठी या तिवारी ऐसे कुछ करके थे, 18 बैच के DSP, उनका प्री निकलता ही नहीं था, कभी नहीं निकला। VICS के जो थे, मयंक, हाँ, VICS के थे, वो मेरे मामा जी के बैचमेट हैं, तो उनका तो निकला ही नहीं, लेकिन लास्ट में निकला तो सब निकल गए। उनको DSP मयंक भैया, हाँ, मामा जी के बैच के थे जो। देखो UPSC का भी रिजल्ट देखा ना, पता होगा ना कितने पढ़े निकले उसमें। मतलब एक रिलेटिव बता रहा हूँ कि कोई जैसे, अरे वो तो अरे इतना मतलब क्या फेम बना रखा है। देख लो कि वो भाई सब करवा लिया उन्होंने, स्वागत वगैरह, वेलकम वगैरह, ढोल लगा रहे, सब बजा रहे, और बाद में पता चल रहा है कि भाई 7 लोगों का आया ऐसा कि फर्जी है। 7 लोगों का है, 5-7 लोग हैं ऐसे, 5-7 लोग, और ज्यादातर शायद बिहार से हैं। बिहार से इसी के लिए और एक गलती होगी क्योंकि वो पहले से वेरीफाई करके नहीं जाता। अरे लोगों की गलती है, लोगों ने इतना मतलब भौका बना लिया है कि बिल्कुल पागल है लोग, ऐसा थोड़ी है। और मैं बता दूं, प्रशासन में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ प्रेशर वगैरह लग रही है ना, वहाँ भी लगेगा। 4 लोग आके बोल रहे थे हमारा कर दीजिए, हमारा आपने नहीं किया, वही गलती ठोक देंगे कि मैडम ने ये तो करा ही नहीं है, मैडम की गलती है, वो पता नहीं पेपरबाजी करवा रहे, ये करवा रहे, वो करवा रहे, है ना। तो ये सब बहुत होने वाला है। ये जो आप अभी झेल रहे हो ना, तो इसका ये समझो डेमो है एक। जब आप पेपर पढ़ते हैं, है ना, जब एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको एक एक वर्ड पढ़ना है, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं। कभी कभी क्या होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट में किसका यही होगा हम लगा देते हैं, ठीक है, लेकिन घर आकर देखते हैं तो उसका वो नहीं होता है ना। तो आपको एक एक शब्द पढ़ना है कि ये क्या कह रहा है, और उसको पढ़ के टिक करके डायरेक्ट OMR पे नहीं करना है, OMR पे नहीं लगाना है। एक राउंड लो जो 100% श्योर वाले हैं, ठीक है, 100% श्योर वाले जिन्होंने आपको थोड़ा सा टिक करना है पेपर में, और एक राउंड लेने के बाद आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ
पूरे क्वेश्चन भी पढ़ लिए हैं और इसका ये सही है कि नहीं है दोबारा सोचने का भी समय मिल जाएगा। तो जब आप दोबारा आओगे तो उसको अच्छे से फिर से सोचना और फिर इसके बाद OMR पे टिक करना, ऐसा करो। और मुझे थोड़ा सा इस बार का जो नेगेटिव मार्किंग है इससे रिलेटेड कि थोड़ा मैं कैसे किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करूँ और मुझे ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन में अटेम्प्ट करूँ कि सेफली मैं क्रॉस कर जाऊँ उसका जो भी कट ऑफ जाए जनरल कैटेगरी से ना। अच्छा, आप ऐसा करो कि आप पूरा सिलेबस पहले पढ़ लो, ठीक है ना। जो आप तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वो करते रहो। इसके साथ साथ आप जो टेस्ट दे रहे हो उसके प्रति टेस्ट में आप एनालाइज करो कि आपके गलत कितने हो रहे हैं। मैं टेस्ट लगा रही मैम, तो मेरा 55 से 60 के बीच में सही हो रहा है, कितना हो रहा है वो स्कोर गलत के साथ। मैं अप्रोक्स 85 से 90 के समथिंग क्वेश्चन ही अटेंड कर पा रही हूँ। मतलब वो मेरे से नहीं हो रहा, मतलब 4 ऑप्शन में ही मुझे मतलब पूरा ब्लाइंड हो रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से कि मैं कुछ रिलेट कर पाऊँ। तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन को नेगलेक्ट करके मतलब 85-90 के समथिंग क्वेश्चन में अभी टेस्ट अटेम्प्ट कर रही हैं आप। तो ये सर डाल रहे मैं उसी को अटेम्प्ट कर रही हूँ अभी। तो मैं इतना अटेम्प्ट कर पा रही हूँ, उसमें से मेरा 55 से 60 के बीच में ही जाता है। जैसे मैं ज़्यादा जा रहा है वो बेटा और उससे ज़्यादा मैं इंक्रीज नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, आप एनालाइज कर रहे हो कि आपके कैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जिसमें आपका कॉन्फिडेंस कम है या आपने पढ़ा ही नहीं है, कैसा क्वेश्चन गलत हो रहा है? हिस्ट्री से रिलेटेड है ना और थोड़ा करंट से रिलेटेड है। आप पेपर में जो आप मॉक देते हैं उसमें हर क्वेश्चन के बगल में जो गलत हुआ है ना, और जो या गलती से सही भी हो जाते हैं उसके सामने आप कारण लिखना कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ है। या तो पढ़ा ही नहीं है, या तो मिस्टेक से मैंने कुछ गलत पढ़ लिया, इसको सारे ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं, है ना, या पढ़ा कुछ समझा कुछ और है। बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप जब लिखना स्टार्ट करोगे ना तब आप अपने दिमाग को एनालाइज कर पाओगे कि मेरा दिमाग उस टाइम पे क्या सोच रहा था, ठीक है। तो वो जो आपका मेन जो गलत होने की वजह है उसको टैकल करो। अगर आपका पढ़ने ना पढ़ने की वजह से गलत हो रहा तो आप रिवीजन करो, फिर से उस टॉपिक को कवर करो। और अगर आपका गलत पढ़ा आपने सही लेकिन गलत समझ लिया तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड एक एक शब्द पढ़ के, है ना, उसी टाइम पे वही समझो जो लिखा हुआ है। तो हर एक जो कारण है ना वो क्यों गलत हुआ उसको टैकल करने का प्रयास करो। और प्रयास करो कि गलत आपके हर टेस्ट में कम होते जाएं गलत वाले और सही बढ़ते जाएं। सही जो हमारे क्वेश्चन है जो आप सही कर रही हैं वो मान लीजिए पिछली बार 50 थे तो अब आपके 51 होनी चाहिए। चाहे एक ही बढ़े लेकिन आपका बढ़ना चाहिए और गलत वाले कम होने चाहिए। ये ग्राफ जब आपका सही वाला ऊपर जाएगा और गलत वाला नीचे जाएगा तो वो आपका सही में आने लगेगा, है ना, क्योंकि अब इस तरह की स्थिति हो गई है। और मैम अभी जैसे टाइम अभी तो 25-26 दिन का जो बचा है, तो इसमें मैं थ्योरी को लेके चलूँ या बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव पे ही फोकस करूँ? ऑब्जेक्टिव पे इतना फोकस मत करो। ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ऑप्शन बताता है, ठीक है। कंटेंट को कवर करने का प्रयास करो। उसमें अपन क्या कंटेंट जब पढ़ते हैं ना तो उस कंटेंट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो उसमें सिर्फ हमको एक फैक्ट ही पता चल पाता है। तो ऑब्जेक्टिव के पीछे मत पढ़ना, अभी तो पढ़ाई करो। हाँ, बाकी टेस्ट एनालाइज करो, टेस्ट लगा के एनालाइज कर लो, आप ऐसा करो, ठीक है। MCQ के पीछे ही मत पढ़ना। लगा लिए तो किताब के पीछे वाले लगा लो तो लगा लो उससे पढ़ते समय, बाकी अलग से ऐसा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं थ्योरी पे और फोकस बनाऊँ? थ्योरी पे फोकस बनाओ क्योंकि उससे सारे टॉपिक ही कवर हो रहा है ना, जी मैम, इसलिए। लेकिन MCQ और क्वेश्चन पे आप समय दोगे, समय तो दिया आपने लेकिन आपको उतना आउटपुट मिला नहीं जितना आपको मिलना चाहिए था, है ना। PYQ, टेस्ट सीरीज और किताब के पीछे कुछ दिए होते हैं, है ना, वो लोग कुछ रिलेट करके देते हैं, हर किताब में दिया होता है, तो वो कर लेना बस, इतना इनफ है, मोर देन इनफ। टेलीग्राम के जाओ तो कर सकते हो, वो टिक करने वाले ऐसा को बनता है। वो आयुष निर्माण का जो 10,000 क्वेश्चन की बुकलेट थी, मैंने उससे भी काफ़ी पढ़ा और लगा। PYQs है, PYQ है, हाँ PYQ लगाओ। PYQ और उन्होंने जो फॉर्मेट बनाया है क्वेश्चन का, मतलब 10,000 के अप्रोक्स था उनका, तो उसको भी पढ़ने की मतलब क्वेश्चन उसके। अब मुझे नहीं लगता कि इतना समय बचा है। अगर PYQ नहीं है वो तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर PYQ है तो मत स्किप करना, लेकिन अगर PYQ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि PYQ से आपको एक रास्ता पता चलेगा कि MPPSC किस उसको फॉलो कर, पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन होंगे उसमें कुछ नहीं पता चलेगा। उसमें तो आपको एक तथ्य बस पता चल रहा है, वो तथ्य तो आप बुक में और ज़्यादा पढ़ सकते हो, इनपुट दे करके, समय दे करके।
वो टॉपर्स बोलते हैं ना हमने 12 घंटे पढ़ा 13 घंटे पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा नहीं पढ़ते, कभी एक आध दो दिन, मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना आपके पढ़ने की स्पीड टाइम सब बढ़ता जाता है, वो 12-13 घंटे होते हैं, हमेशा ऐसा नहीं है। हमेशा तो आप गिनोगे ना तो आप 5-6 घंटे पढ़ रहे होगे। बहकी बहकी बातों में वो सिर्फ बहकी बातें होती हैं, ऐसा कुछ रियल नहीं होता है ना। तो कभी कभी स्टूडेंट क्या होते हैं ना कि किसी ने बोल दिया कि 12 घंटे पढ़ती थी मैं, हर रोज़ वो इस चीज़ को अचीव करने का प्रयास करते हैं और हर रोज़ वो अचीव करना पॉसिबल नहीं होता है, तो वो अपने आप में कॉन्फिडेंस उनका इतना कम हो जाता है कि मैं तो कर ही नहीं पा रहा, अब तो मेरा होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, सब इंसान होते हैं, टॉपर्स भी इंसान होते हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ वो भी इंसान होते हैं, वही फॉलो करते हैं, है ना। जैसे कि मेंस की मैंने टेस्ट लगाए थे, तो अपने नोट से मतलब किसी संस्था के अपन टेस्ट लगा रहे हैं, अगर अपने नोट से नहीं बनना है तो मतलब मेंस के तो बनना चाहिए ना नोट्स। मैं समझी नहीं। मतलब जैसे किसी संस्था का मैं टेस्ट लगा रहा हूँ मेंस का, तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो मेरे नोट्स में मतलब मुझे खबर ही नहीं मिल रही कि ये है, मतलब ये अपने नोट्स में कमी है या वो उन संस्थान में ज़्यादा वो डूब रहा है। कभी कभी क्या होता है कि ये लोग संस्थान लोग अलग अलग से कहीं से उठा के दे देते हैं, ठीक है, बिल्कुल आउट ऑफ, लेकिन कभी कभी क्या होता है हमारे नोट्स में ही कमी होती है, हमारे नोट्स का वो एस्पेक्ट कवर नहीं होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसका मॉडल आंसर जो भी होगा या फिर ChatGPT कर लेना, जो कंफर्टेबल हो उसको उठा के सीधा अपने नोट्स पे लिख लेना, ठीक है। हमारे नोट्स परफेक्ट हो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमेशा कमी बची ही रहती है, मतलब कहीं ना कहीं कमी होती ही है, हम भी इंसान, इतना ज़्यादा कंप्यूटर तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया तो रिकॉर्ड हो गया। क्या मैं ज़्यादा समय मेरा मतलब अभी लास्ट एक पहले निकल गया था, फिर मैं समझ गया है, मैं टेस्ट लगा रहा था तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो मैंने कोई दूसरे नोट्स उठा लिए, फिर बाद में मुझे समझ में आया नहीं ऐसे तो फिर कहीं में से बनेगा ही नहीं, तो मैंने अपने नोट्स पे भरोसा करो अपने नोट्स पे, लेकिन जो अलग चीज़ें मिल रही है ना, कुछ लोग डालते भी है मेंस का वो फॉर्मेट बना के डालते हैं ना आंसर लिख के, तो वो जो नहीं हो आपके नोट्स में वो लिख लिया करो, लिख लो, बाकी बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि नोट्स अराउंड नहीं बने हैं, टॉपिक कवर कर रहे हैं, इट्स इनफ। कारण समाधानी तो पूछ रहे हैं ये लोग, कुछ ही चीज़ों में ऐसी एनालिटिकल चीज़ें 10 नंबर वाले में पूछ लेते हैं, है ना। MPPSC का पैटर्न थोड़ा सरल है, मतलब सरल पढ़ने में है, बाकी जब आप प्रोसेस से गुजरोगे तो पता ही होगा, जितना सरल लगता है उतना है नहीं। आप अपने छोटे भाई बहन को भी दे दोगे ना 10वीं क्लास वालों को, नहीं अरे ये क्या आया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो मेरे से भी बनता है। एक्चुअली क्या मेरे साथ भी ये हुआ था, 12th क्लास में मैं थी तो मैंने MPPSC का पेपर देखा, मेरे मामा जी देते थे, मैंने बोला इससे तो 50 क्वेश्चन मेरे से आ रहे हैं, तो बहुत सरल है। फिर जब पता चला कि नहीं, वो बढ़ाने में जो टफनेस है ना वो बहुत टफ है। मैम अभी वो CSET के लिए कुछ मतलब कंटेंट नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर, तो मुझे अभी CSET के लिए ऐसा मतलब क्योंकि मुझे कंटेंट आ रहा था, मैं भी रीजनिंग मैथ पे इतना ध्यान तो नहीं दे पा रही, तो उसको हटा के जो भी जनरल कैटेगरी से 40% जो मैं से क्वालिफाई कर पाऊँ, तो मैं चाह रही थी कि आप मुझे से कुछ सजेस्ट करते जिसके लिए मैं उसे हिंदी और जो भी इसमें और टॉपिक्स है मैं उसको कवर मैं समझ गई। अभी मैंने बताया भी था कि पीछे से आपको एक तो सॉल्व करना है, ठीक है जी, पेपर के एकदम पीछे से, आगे देखना ही नहीं है क्या लिखा है जी, ठीक है। पैराग्राफ पूरा सॉल्व किया, हाँ। हिंदी देख लेना, हिंदी इस टाइम पे आ रही है अच्छी। जी मैम, तो मैं उसके लिए कोई सा बुकलेट या कुछ ऐसा नोट जिसको मैं प्रिपेयर करूँ? बुकलेट लूसेंट, हिंदी की लूसेंट में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, पर्यायवाची वगैरह, है ना। और ये क्या बोलते हैं इसको, तद्भव तत्सम, यही पूछ रहे हैं ना, इनसे रिलेटेड शुद्ध अशुद्ध, है ना, तो लूसेंट ले सकते हो। और एक और मैंने ली थी देवनागरी, हाँ देवनागरी करके कोई बुक है शायद हिंदी की देवनागरी, वो सर्च कर लेना, तो वो भी अच्छी है, वो लेना हो तो ले सकते हो। तो ये दोनों में प्रिपेयर करूँ या एक में हो जाएगा? एक में हो जाएगा, कोई एक ले लो, एक ले लो आप, कोई भी एक ले लो। हिंदी वो टफ नहीं है, बस ये है कि करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे शुद्ध लिखते हैं, कैसे इसका शुद्ध होता है, ये सब चीज़ें होती हैं, और कुछ नहीं है। पहले तो इस पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं होता तो क्वालिफाई कर जाते थे, पर अब क्या नेगेटिव मार्किंग तो अप्रॉक्स ऐसा है कि 50 के समथिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके बस क्वालिफाई निकल जाना है बस, है ना। समझ सकती हूँ मैं कि
सेकंड पेपर में क्यों दिक्कत हो रही है। इसलिए थोड़ा हाँ तो मैं उस बुकलेट को अच्छे से प्रिपेयर कर लूँ टुडे मेरा हाँ, उसको पढ़ के आप क्वेश्चन लगाने का एक बार प्रयास करो, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। फिर देखो परफॉर्मेंस आपका सुधर रहा है कि नहीं हो रहा है ना, आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। रीजनिंग अच्छी आती है, मतलब सरल आती है, रीजनिंग कर सकते हो, कुछ वो कारण समाधान वाले आते हैं, है ना, वो कर सकते हो। तो मैथ को छोड़ के तो बहुत सारे उसमें स्कोप है नंबर लाने के, है ना। और हर एक क्वेश्चन का वैसे भी समान है, 3 ही नंबर है, तो आपने वैसा है नहीं कि किस मतलब कोई अगर छोड़ रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मैथ स्किप भी कर सकते, मैं तो जनरली मतलब मैथ स्किप कर देती हूँ, उसमें थोड़ी कठिन मैथ आती है, मेरे से नॉर्मल वाली बनती है। मैं बायो की स्टूडेंट हूँ मतलब 12th में मैंने बायो लिया था, हालांकि मैथ ठीक थी, लेकिन फिर भी फिर आगे उसमें प्रयास नहीं किया, तो यही सब करके सेकंड पेपर में आ जाता है। मैम वो ट्रांसलेशन के लिए क्या करें? ट्रांसलेशन के लिए एक तो एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है प्रशासनिक शब्द वाली, वो आप पढ़ लो, ठीक है, तो उसकी प्रशासनिक बीच बीच में आती है। और एक मैंने एक निकाला था, नेट से निकाला था, वो इनका ही था, किसी साइट से निकाला था, तो वो एक है, उसको आप पढ़ लो, ठीक है। बाकी ये गूगल ट्रांसलेटर पे डाल के देख लेना, ठीक है, तो जो आ रहा है ट्रांसलेशन पढ़ लो जो इंग्लिश का होता है, और ये टेंस वेंस पढ़ लो, है ना, तो थोड़ी कवर हो जाएगा। हालांकि मुझे ट्रांसलेशन में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन कई बार मैंने कवर करने का भी प्रयास किया है। तो ट्रांसलेशन एक बड़ा स्कोप है, बड़ा नंबर होल्ड करता है, 30 नंबर लगभग 30 है ना, बड़ा नंबर होल्ड करता है। वो सीधा सीधा आपकी पोस्ट भी चेंज कर सकता है। आप कहीं ATO बन रहे होगे तो आपको DC बना देगा। ऐसे बियर एक्ट भी बताते हैं। कैसा? बियर एक्ट भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा नहीं हो जाएगा। उससे ट्रांसलेट मतलब हाँ, हेल्प मिल जाती है। हेल्प मिल जाती है, अगर समय हो तो पढ़ लेना, ठीक है, ऐसा कर लेना। बाकी थोड़ी बहुत पढ़ते रहो, आ जाएगा। बहुत कभी कभी सरल भी पूछता है, सरल चीज़ें पूछता है। और उसमें एक चीज़ देखना, भावात्मक अनुवाद लिखा है उसमें, है ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि एज इट इज़ आप बिल्कुल लिख रहे हो, उसका भाव वही होना चाहिए, बाकी अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपनी सेल्फ स्टडी की थी या कोचिंग से की? मैंने एक बार कोचिंग ली थी, दर्पण में मैं कोचिंग करती थी, पूरी ली थी, मतलब 19 का प्री हो चुका था। इसके बाद फिर कोविड वगैरह आ गया था ना, तो 1-2 महीने यही कोचिंग ली ऑफलाइन में, कोविड आ गया, घर चले गए। फिर ऑनलाइन से ही पूरी स्टडी हुई थी, पूरी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, और नोट्स मेकिंग ये सब वगैरह करता था, मतलब पूरा किया दिसंबर तक। फिर 21 आ गया, 21 में लॉकडाउन खुला, फिर एग्ज़ाम्स हुए, फिर लॉकडाउन लग गया। मेरी ज़्यादातर स्टडी ऑनलाइन हुई है, और फिर सेल्फ स्टडी खुद ही करती थी। रूम पे लाइब्रेरी भी नहीं जाती थी, लाइब्रेरी में सो जाती थी, इस वजह से नहीं जाती थी। जैसे ही मैं गई, खाना पीना खा के नींद आने लग जाती थी। एक तो वहाँ इतना पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है बिल्कुल। 1 वीक मैंने भी ज्वाइन की थी, तो हाँ। सिमिलर सा ही था प्रॉब्लम, तो फिर अच्छा। मैंने छोड़ दिया। सबके साथ अलग अलग होता है। मेरे और जो दोस्त लोग थे वो अच्छा पढ़ते थे उधर, मतलब किसी किसी की हैबिट होती है कि वो वहाँ ज़्यादा बेहतर करते हैं, लेकिन मेरी हैबिट में नहीं था वो चीज़ें। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं कर लूँगी घर पे ही, रूम पे ही कर लूँगी। फिर मैंने रूम पे ही सेटअप बनाया हुआ था अपना सारा। एग्ज़ाम हॉल में अपन को छोड़ देना है कि हम सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, और अपने आप को ना डंप मानना है ना होशियार मानना है, कोई कुछ नहीं है, हम 0 है, ठीक है। हमसे जो आ रहा है हम वो लगा रहे हैं, बस एक इंसान है, तो हमारे सामने क्वेश्चन आया, हमने लगा दिया, अब हमको नहीं पता हम क्या हैं, ठीक है। हमारा सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, ये छोड़ देना है बिल्कुल से, ठीक है। आप अभी भी मत सोचो, आप तो सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि चिंता तभी आती है जब हम रिजल्ट की, है ना, रिजल्ट का सोचने लगते हैं कि होगा कि नहीं होगा, और फिर तब और चिंता आती है कि अब तो नहीं होगा अब तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल जेन्युइन, सरल, एकदम सरल सीधी लाइन है। हम कंपेयर मत करो कि मैंने क्या किया इसके कंपैरिजन में, ऐसा वैसा। देखिए हम बिना, हाँ होती है ना, यहाँ होती, देख लेना, आप पता कर लेना, कोई अच्छी कोचिंग पता कर लेना। तो या तो आप पहली बात तो आप 2 चीज़ों में कंफर्म हो जाओ, है ना, आपको कहाँ जाना है, क्योंकि बैंकिंग बहुत अलग फील्ड है। मतलब मैं भी ट्राई करी थी बैंकिंग में, लेकिन मुझे जल्दी ही समझ में आ गया था कि ये मेरे लिए नहीं है।
क्योंकि उसमें आपको कैलकुलेटिव माइंड चाहिए होता है ना, एक्यूरेट माइंड चाहिए होता है। इसमें थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग और वास्ट सिलेबस को कवर करने वाला माइंड चाहिए होता है। तो आप इस चीज़ में क्लियर रहो, और डरना किसी बात से नहीं है। अगर आपने उस पर कदम रखा है तो आगे बढ़िए। मैम मैं उसमें सेशन जो रहते हैं ना, सेक्शन, हाँ, ये सब कंफ्यूज हो जाते, भूल जाते हैं। रिवीजन करो, मतलब अगर आप चाहती हैं, ठीक है, अगर आपका फैसला ये है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर आपका इस चीज़ में माइंड नहीं चलता है तो आप पूरी तरह से डिसीजन बैंकिंग में शिफ्ट कर सकती हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा डिसीजन आपका पर्सनल है कि आप किस में करना चाहती हैं और किस में कंफर्टेबल है ना, क्योंकि इसमें पब्लिक डीलिंग भी है। आपको हर जॉब में लगभग पब्लिक डीलिंग मिलेगी, व्यक्तियों से आप मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आप काम कर रहे हैं सब स्कीम्स में, हर चीज़ में, तो आप वहाँ अपना नेचर भी देख लीजिए। मैं ये कहूँगी कि शादी प्रॉब्लम तब नहीं बनती है जब आपका पार्टनर सही हो। अगर ऐसा कोई पार्टनर मिल जाए जो आपका सपोर्टिव हो तो शादी प्रॉब्लम कभी नहीं बनती है। अरे हमें तो बिल्कुल दिखाते हैं, बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं है, सब सही तो है, सब सही तो है। नहीं, अपने इंट से देख लेना आप, ये आपका पर्सनल मैटर है, इस पे मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सबका अलग अलग होता है। मेरा भी हुआ था, मतलब सभी के साथ होता है, लड़कियों के साथ तो ज़्यादातर होता है। क्या होता है कि देखने वाले जाते हैं, है ना। तो सबका अलग अलग होता है, पहले मैं बता दूँ, ठीक है। कॉपी मत करना, अपने हिसाब से करना। तो वो लोग आए थे, बैठे थे पहले वाले रूम पे, बोले कि चले जाओ, बस चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस देखेंगे, थोड़ी शादी कर रहे हैं। तो हमने बोला कि नहीं, हम तो जाएंगे भी नहीं, हम तो जाएंगे ही नहीं। वो लोग आधे घंटे बैठे रहे और हमारे घर वाले मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करें, बस चले जा, कोई दिक्कत नहीं है, बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा हो जाए। हमने बोला हम नहीं जाएंगे, कोई चला जाए, हमें जाना ही नहीं। तो गए नहीं। नहीं गए। अब नहीं, फॉलो मत करना ना, अपने हिसाब से फॉलो करना। फिर अब वो लोग जो आए थे वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, इस लड़की का क्या चल रहा है ना। तरह तरह की बातें होती है, बहुत सारे लोग सोच लेते हैं, लेकिन ऐसे फैसले लेने चाहिए, है ना। जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना तो आप पूरी तरह से अपने साथ खड़े रहो, है ना। ऐसे डिसीजन अगर वहाँ मैं नहीं लेती तो शायद मैं यहाँ नहीं होती। मैम पेरेंट्स काफ़ी हद तक मैनेज भी करते हैं, बट जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ना वो चीज़ लेके आ जाता है। वही ना, अपने पेरेंट्स भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले हैं, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग तो कह देते हैं ठीक है, होगा, अभी तुमको टाइम चाहिए तो तुम पढ़ लो, हाँ कर लो। तो आपको भरोसा। प्रॉब्लम थी कि मेरा पीजी भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। फिर मैंने किसी तरह किया पीजी। फिर ये था कि वहाँ पे सही गाइडेंस नहीं था, तो एटलीस्ट यहाँ पे आ जाओ। तो अगर हम रेगुलर क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हैं, एज ए मेंटरशिप भी अभी कभी भी हम किसी टीचर से या सीनियर से मिलते हैं तो थोड़ी हमारा माइंडसेट चेंज होगा। तो फिर मैंने टाइम लिया, फिर मैंने ये जो मेरा मैरिज वाला था मैंने उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया, और मैंने अपने से पहले इसको भेजा कि एटलीस्ट मेरे पास कोई सोर्स रहेगा कि मेरी फ्रेंड चली गई है तो लिंक बना लिया। मैं ठीक है। ऑनलाइन जैसे अभी पहले मैं रीवा में जैसे स्टार्ट की थी, मतलब ग्रेजुएशन की टाइम पे, मतलब जब यूजी स्टार्ट किया था, सेकेंड ईयर था, तो उस टाइम पे इतना मतलब मुझे इधर का कुछ नहीं पता था, आसपास भी कोई नहीं था। तो मैं यूट्यूब से जितने लोग मतलब जो बताते गए, वो मतलब कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बोले कि एनसीईआरटी पढ़ना, मैं सबके सुन इतनी सारी एनसीईआरटी ला के रख ली, वो पढ़ी भी नहीं गई। ये मेरे साथ भी हुआ था, पहले मैं यूट्यूब से ही फिर लगा पढ़ती कि थी। वो सारी चीज़ें मतलब काम भी आई, बट बहुत सारी चीज़ें मिसगाइड भी होती है। जैसे वो अपने हिसाब से बहुत सारे लोग बताते जाते हैं, हम सबका सुन के करते जाते हैं, मिसगाइड होते हैं ना, ये लीजिए। और भरोसा बनाओ अपने पेरेंट्स का, मतलब उनको बार बार बताओ, कहीं अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो उनको बताओ। जैसे शादी का प्रेशर देते इस चीज़ में, ये लगता है इसमें नहीं हो तो कहीं और भी मेरा माइंड अब ऐसे होने लगता है कि किसी और एग्जाम को देख लेती हूँ, ऐसा चलने लगता है माइंड में। एक तो मल्टीपल ऑप्शंस रखो ना, ऐसा मत कर लेना कि एमपीपीएससी बस में कि और किसी का फॉर्म ही नहीं भर रहे, ऐसा मत करना, ठीक है। ऐसा मत करना, सभी में भरना, क्योंकि अल्टीमेट तरीके से तो पहले हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है ना। कहीं ना कहीं जॉब में जाना है, जो है भी इंडिपेंडेंट वो कर सकते हैं, लेकिन जिनको पहले करना तो वो सभी में आप लोग देते जाओ, इग्नोर अभी मत तक करना। ऐसा था कि ये था कि अभी किसी में नहीं डाल रहे, सिर्फ पीएससी पे फोकस है, बट अभी इतनी सारी चीज़ें देख के, फैमिली प्रेशर में देख के कि आगे कुछ नहीं कर पाए, तो उस चक्कर में सारी चीज़ें देख के फिर अब कहीं भी मतलब जो भी वैकेंसी आ रही देख रहे हैं तो डाल दो ना, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर वही प्रिपरेशन फिर वो नहीं हो पाती उस हिसाब से, फिर
बैलेंस भी नहीं बन पाता कि पीएससी पे फोकस रहे कि फिर जिस एग्जाम को फॉर्म डाले ऐसा। 1 महीने में कोई भी एग्जाम होगा, 1 महीने में आप कवर कर लोगे। जब भी वो एग्जाम आए तो 1 महीने में कवर करना, बाकी बहुत ज़्यादा समय देने का प्रयास मत करना। कभी कभी क्या होता है ना, सेम सिलेबस होता है, हमारे एमपीपीएससी का भी सेम है, इसका भी सेम है। मैम एक चीज़ और है, जैसे हम लोग ने पीजी किया हुआ है तो बहुत लोग सजेस्ट करते हैं कि नेट होता है तो उस पर देख लो, तो उस पर ऐसा है कि प्रॉपर उस पर जाए, क्योंकि उसके लिए भी अलग से पढ़ाई थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। और पीएससी को छोड़े तो उस पर कंफ्यूजन रहती है कि अगर उस पर जाते हैं तो स्विच करना पड़ेगा। स्विच मत करो बिल्कुल से, ठीक है, क्योंकि अभी पीएससी को भी साथ में चलने दो, ये प्री हो जाए, इसके बाद थोड़ा मैनेज करके चलना, उसको भी अपने शेड्यूल में टाइम स्लॉट देना। माइंड इतना डाइवर्ट होने लगता है, सारी चीज़ें एक साथ होती हैं कि अब क्या करें आगे, जिससे मतलब अपन कुछ कर लें, तो उस चक्कर में सारी चीज़ सोच के लगता है कि किस पे क्या करें, कौन सी जॉब पे अप्लाई करें, ऐसे होने लगता है। फिर पीएससी से भी डाइवर्ट होने लगता है कि इसी पे रहे, इस पे होगा कि नहीं होगा। नहीं, सभी में देते जाओ, जो हम पढ़ते हैं ना वो हर एग्जाम में वही चीज़ें आती हैं, है ना, तो इस एग्ज़ाम की उस एग्ज़ाम में काम आ जाती हैं। तो सभी चीज़ ट्राई करते रहो। मेरा कई बार जब मैं अंडर ग्रेजुएशन थी तब मेरा कांस्टेबल में हो चुका था, दो बार हो चुका है मेरा कांस्टेबल। तो मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, और मान लीजिए उस टाइम पे आपका हो गया और ऐसी दिक्कत है तो आप उसको ज्वाइन करके आगे बढ़ जाओ, है ना। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया था उस टाइम पे, क्योंकि मुझे था कि हाँ एमपीपीएससी में कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं, बहुत हार्श कंडीशन बन रही है, तो आप ज्वाइन करके आप आगे बढ़ो। कम से कम आप अपने पैरों पे खड़े हो, अपने डिसीजन ले सकते हो, है ना। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो मल्टीपल चीज़ों में भी ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर मत करना। लाइफ एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, कभी भी हमेशा मतलब जो वो होता है वो अपने पक्ष में नहीं होता परिणाम, है ना। कभी असफलता कभी सफलता, इसलिए अपने आप को मौके दो आगे बढ़ने। चीज़ें भी है कि अपने ऊपर डिपेंड भी है, अपनी कंडीशन के ऊपर कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, पेरेंट्स, फैमिली, पेरेंट का बैकग्राउंड कैसा है, डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। बट आप जो पढ़ते हो ज़्यादातर पीएससी की जीके जीएस तो हर एग्जाम में आते हैं ना, और आपका ये स्ट्रॉन्ग है, बाकी वही आपका मैथ रीजनिंग वगैरह की अगर ठीक है। मुझे लगता है अब चलना चाहिए, क्योंकि मेरा भी समय अब हो रहा है। ठीक है, आप लोग से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है अर्जुन, तो ना ये आप बाकी रहे, मैंने ले लिया और सबको आप दे दो। नहीं आप घर पे बांट देना, अब मैं क्या लेकर जाऊँ। मैंने ये तो ले जाना, और कोई बाकी? ठीक है, मैं चलूँ क्या अब? चलो।